उसके पिता ने उसे पारिवारिक उत्तराधिकार विवाद में उसकी रुचि जानने के लिए बुलाया था। जब वो अंदर आया तो ये स्पष्ट था कि उसके सभी भाई बहन उसकी उपस्थिति से खुश नहीं थे, और एक ने तो यहां तक कहा कि उसका उपहास उड़ाया गया। तभी अचानक उनके पिता, महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राक्षसी तलवारबाज, अंदर आए। उन्होंने सबसे पहले हमारे लड़के से पूछा कि क्या उसका अंदर आने का कोई इरादा है। उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में पूछा और ठंडे लहजे में पूछा कि क्या वो अपने सभी भाई बहनों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए तैयार है। उसने मुस्कुराते हुए ठंडे लहजे में इनकार कर दिया, इसलिए नहीं कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे न केवल दिलचस्पी थी, बल्कि वो वहां मौजूद सभी लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना चाहता था। अपने सभी भाई बहनों को हराने के बाद उसका इरादा उनके पिता को भी हराने का था। उसके इन साहसी शब्दों ने तुरंत उसके पिता को क्रोधित कर दिया, और उसके भाई बहन ये नहीं समझ पाए कि उनके निकम्मे छोटे भाई को इतना साहस कहां से मिला। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह लड़का मानवता के सबसे शक्तिशाली 9 सितारा नायक का पुनर्जन्म था। अपने पिछले जीवन में उसने दुनिया का अंत कर दिया था। आक्रमणकारियों के नाम से जाने जाने वाले एक रहस्यमय गुट द्वारा 9 सितारा नायकों का भी सफाया हो गया था, और केवल 2 ही बचे थे, ज़ेनॉन और एलिस। उनके साथी निन्स्टार के साथी पहले ही मारे जा चुके थे, और ज़ेनॉन अपने सामने मौजूद विशालकाय राक्षस को मारने के लिए अंतिम प्रयास करने की तैयारी कर रहा था। एलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ा। लेकिन यह काफी नहीं था। उसे खून की खांसी हुई और वो लड़खड़ाया, और फिर अचानक एलिस ने उस पर कारागार जादू कर दिया। वो कुछ नहीं कर सका। वो समझ गई कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। उसने उसे साफ साफ बताया कि वह दुनिया की आखिरी उम्मीद है, मानवता को बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति है। उसने अपना हाथ उठाया। उसने अपने परिवार के जादुई उपकरण का जिक्र करते हुए जोर देकर कहा कि जो भी लोग मर चुके हैं, उनकी खातिर वह दुनिया और पूरी मानवता को उसके हवाले कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए उसने उपकरण को सक्रिय किया। जमीन पर एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल गई। जब वो फीकी पड़ी तो अचोन ठंडी धरती पर पराजित पड़ी थी। उसने हिम्मत नहीं हारी। एक उम्मीद थी कि ज़ैनन दुनिया में वापस आएगा और सब कुछ बदल देगा। जैसे जैसे राक्षस उसके करीब आता गया, उसकी आखिरी इच्छा सरल थी कि अगर वे कभी फिर से मिले, आखिरकार वो उसे अपने सच्चे दिल की बात बता देगी। दृश्य एक भव्य हवेली में बदल गया। ज़ेनॉन की आंखें अचानक खुल गई। उसे पता ही नहीं था कि वह कहाँ है। शानदार परिवेश। उसे शक था कि एना के जादुई उपकरण ने काम कर दिया है। इससे पहले कि वह अपने विचारों को संजो पाता, एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसने उससे तैयारी करने को कहा और जोर देकर बताया कि उसे आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध में वापस जाना है। नौकरानी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसने उसे स्वामी नू कहकर पुकारा और अपना परिचय नौकरानी लिडिया के रूप में दिया। ज़ेनॉन ने अपने हाथों की ओर देखा और स्तब्ध रह गया। ये उसका शरीर नहीं था। वह तुरंत समझ गया कि उसकी आत्मा ने किसी और के शरीर में प्रवेश कर लिया है। उसने नौकरानी से जवाब जानने के लिए दबाव डाला। घबराकर उसने पूछा कि क्या यह बुखार का असर है, लेकिन उसने उसके कंधों को पकड़ लिया और जोर देकर कहा कि यह हवेली दासकोर परिवार की थी और वह उनका चौथा पुत्र था। यह जानकर वह दंग रह गया। उसने वर्ष पूछा। उसने बताया कि यह वर्ष 850 था। सारी बातें स्पष्ट हो गई। अचान के जादुई औजार ने न केवल उसकी जान बचाई थी, बल्कि उसे आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई से 10 साल पहले वापस भेज दिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस स्थान पर उसका पुनर्जन्म हुआ था, वह एक ऐसे परिवार में हुआ था जो पवित्र तलवारबाज के बिल्कुल विपरीत था। अब वो कुख्यात दुष्ट जादूगर तलवारबाज परिवार, दासकोर परिवार के एक सदस्य के शरीर में निवास कर रहा था। इससे पहले कि वह सब कुछ समझ पाता, सेलिना नाम की एक दूसरी नौकरानी दवाइयों का कटोरा लेकर अंदर आई। उसने उसे बताया कि ये दवाइयां मास्टर स्कार ने खुद तैयार की हैं। अपनी सेहत की चिंता में ज़ेनन ने कटोरे का अध्ययन किया। युद्ध क्षेत्र में वर्षों के अनुभव से निखर चुकी उनकी सहज बुद्धि ने उन्हें तुरंत बता दिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कटोरा जमीन पर पटक दिया। शोर सुनकर सैनिक दौड़े आए और पूछने लगे कि क्या हुआ है। उनमें से एक ने उसे बताया कि यह दवा मास्टर स्कार की ओर से सद्भावना का प्रतीक थी। उसने उसे फेंक दिया था। ज़ेनन ने उनसे कहा कि उसे हंसाए नहीं। सैनिक ने पूछा कि क्या वह पागल हो गया है। उसने साफ साफ कहा कि ऐसा ही था। जहर दिया गया। अगर दवा इतनी हानिरहित थी तो सैनिक ने खुद उसे क्यों नहीं पिया। एक पवित्र तलवारबाज होने के नाते उसके पास एक पवित्र शक्ति थी।
एक ऐसी शक्ति जो जैसे ही कटोरा उसके पास लाया गया, उसे उसमें मिली हुई बुराई का एहसास हो गया। सिपाही ने कहा कि अगर उसने पीने से इनकार किया तो वे उसे मजबूर करेंगे। जैन मुस्कुराया। उसने कहा कि आखिरकार उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। वह इस नए शरीर के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय लेना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे उसे जल्द से जल्द आगे बढ़ने का बहाना देना चाहते थे। शूरवीर ने आदेश दिया। 2 आदमी आगे बढ़े। ज़ेनोन ने पहले वाले को प्रतिक्रिया करने से पहले ही लात मार दी। जब दूसरे ने मुक्का मारा तो ज़ेनोन ने अपना पैर उसके चेहरे पर दे मारा। उसने तुरंत कुछ देखा। यह शरीर बेहद कमजोर था। उसने उन दोनों को इतनी ताकत से मारा था कि वे बेहोश हो गए थे। फिर भी वे होश में थे। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर किसी ने उसे जहर देने का आदेश क्यों दिया था। सैनिक ने अपने आदमियों को हथियार निकालने का आदेश दिया। कमरे में चारों ओर तलवारें उठीं और फिर कुछ हुआ। अप्रत्याशित घटना घटी। ज़ेनोन की आंखों के सामने प्रकाश की खिड़कियां प्रकट हुई, जिनमें प्रत्येक सैनिक की क्षमताएं स्पष्ट और सटीक रूप से प्रदर्शित हो रही थी, और उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। उसे जो दिख रहा था उसका एहसास हुआ, और फिर उसे समझ आया। इस शरीर में स्वाभाविक रूप से मूल्यांकन करने की क्षमता थी, जो अस्तित्व में मौजूद सबसे दुर्लभ कौशलों में से एक है। ज़ेनोन ने चकमा दिया। अगले ही झटके में उसने हमलावर के पेट में मुक्का मारा। उसी क्षण उसने दूसरे सैनिक के हाथ से तलवार छीन ली और उसका इस्तेमाल करके उस आदमी को जमीन पर पटक दिया। जमीन पर सैनिकों ने दबी आवाज में कहा कि एक कमजोर दासकोर भी दासकोर वंश का ही है। ज़ेनन ने बचे हुए आदमी को अपने पास आने का आह्वान किया और फिर अचानक ही तेज दर्द उसके शरीर में फैल गया। यह दर्द उसके भीतर कहीं गहराई से उठ रहा था और उसने इसे तुरंत पहचान लिया। राक्षसी मूल। यह दासकोर परिवार के राक्षसी तलवारबाजों की विशिष्ट शक्ति का स्रोत था, एक अंधकारमय बल जो उनकी नींव में समाहित था। शक्ति। यह पवित्र मूल गौरवशाली परिवार के पवित्र तलवारबाजों द्वारा धारण की गई शक्ति की जड़ के पूर्ण विरोध में खड़ी थी। हर नियम के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, ये दोनों शक्तियां कभी भी एक ही शरीर में मौजूद नहीं होनी चाहिए। जहां चांद को दर्द से तड़पते देख वो आदमी मुस्कुराया। उसने उसे बताया कि यह उसके जीवन का आखिरी दिन है और खुलासा किया कि उसे जो दवा दी गई थी वो वास्तव में दवा नहीं थी। यह विशेष रूप से खतरनाक तरीके से बनाया गया जहर था। उसकी राक्षसी ऊर्जा और भी बढ़ गई। अनियंत्रित शक्ति के उफान से उसका शरीर भीतर से फट रहा था, जिसे वह संभाल नहीं पा रहा था। ज़ेनोन भी ये जानता था। वो समझ गया था कि अत्यधिक राक्षसी ऊर्जा इस शरीर को पूरी तरह नष्ट कर देगी। उसके पास एक ही विकल्प था, और ये एक जोखिम भरा कदम था। उसने अपने पवित्र मूल की शक्ति को बढ़ाया। आगे बढ़ते हुए उसने उग्र राक्षसी ऊर्जा को दबाने के लिए मजबूर किया और अपनी संयुक्त शक्ति का उपयोग करते हुए खुद को वापस अपने पैरों पर खड़ा किया, अपनी सारी ताकत को उसमें समाहित करते हुए। अपने पिछले जीवन से मिली हुई शक्ति उस व्यक्ति की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपनी तलवार उठाई और शून्य परिवर्तन की तकनीक को सक्रिय किया। पलक झपकते ही उसकी तलवार ज़ेनोन की गर्दन पर आ गई, और उसी क्षण ज़ेनोन ने अपनी तलवार से उसे रोक लिया। वो आदमी जम गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। ज़ेनोन की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई थी। ज़ेनोन ने अपनी मूल्यांकन क्षमता के माध्यम से उसका अध्ययन किया। उसने उस आदमी से साफ साफ कह दिया कि वह बाकी दोनों से बस एक कदम ऊपर है। वह आदमी गुर्राया और चीखते हुए आगे की ओर झपटा। ज़ेनोन को मौका मिला और उसने वार किया, लेकिन वह आदमी गायब हो गया और सीधे उसके सामने प्रकट हो गया। वहीं से दोनों के बीच लगातार वार होते रहे। उनकी तलवारें आपस में टकराती रहीं, तेजी से एक के बाद एक। इस आदान प्रदान के दौरान ज़ेनोन का दिमाग पहले से ही काम कर रहा था। उसने पैटर्न को समझ लिया था। शून्य परिवर्तन एक ऐसी तकनीक थी जो राक्षसी मूल से प्रेरित थी और जिसका उपयोग अपनी उपस्थिति को छिपाने और पल भर में दूरी कम करने के लिए किया जाता था। यदि यह लड़ाई लंबी खिंचती है तो लगातार चलने वाली इस लड़ाई में ज़ेनोन जानता था कि उसका उधार लिया हुआ शरीर टिक नहीं पाएगा। उसने इसे समाप्त करने का फैसला किया। उसने कहा कि उसकी तकनीक कमजोर होती जा रही है और उसने पूछा, शांत मुस्कान के साथ, मानो वह घबरा रहा हो। उस आदमी का संयम टूट गया। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा और शून्य परिवर्तन का उपयोग करके फिर से गायब हो गया। लेकिन इस बार ज़ेनोन तैयार था। उसने एकाग्रता से काम लिया, उपस्थिति में आए बदलाव को महसूस किया और सटीक हमला किया। वो आदमी दीवार से जोर से टकराया और गिर पड़ा,
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। जेनोन ने उसे सीधे सीधे बताया कि उसका राक्षसी रूप उसके शरीर को तो छुपा सकता है, लेकिन उसकी उपस्थिति को नहीं छुपा सकता। जमीन पर हांफते हुए उस आदमी ने पूछा कि क्या जेनोन ने जिस शक्ति का प्रयोग किया था। जेनोन ने अपने हाथ को देखा और एक पल के लिए चुप रहा, क्योंकि सच तो यह है कि वह खुद भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। जब पवित्र सार और राक्षसी सार का अंतर संबंध हो गया था, एक नई चीज का जन्म हुआ था। उसकी मूल शक्ति और राक्षसी सार का संयोजन, शरीर का असली स्वामी। ये एक ऐसी चीज थी जिसका पहले कभी अस्तित्व नहीं था। अगर वो इस पर काबू पा लेता तो शायद वह इस दुनिया को बचा सकता था। उसने मन ही मन एलिस को धन्यवाद दिया। इससे पहले कि वह इस बारे में और सोच पाता, लिडिया और सेलेना दोनों उसके पास दौड़कर आईं और उससे उसके बारे में पूछने लगी। उसकी हालत ठीक थी। उसने उन्हें बताया कि वह ठीक है और उनका ध्यान खिड़की की ओर दिलाया, जहां एक अजीब पक्षी अपने मुंह में कुछ लिए हुए दिखाई दिया था। वह एक अजगर था और उसके मुंह में कुछ था। ये एक पत्र था। लिडिया ने इसे तुरंत पहचान लिया। उसने उसे बताया कि यह वर्तमान कुलपति लॉर्ड विक्टर डोरे का बुलावा पत्र है। पत्र में लॉर्ड विक्टर ये पुष्टि करना चाहते थे कि क्या वे उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेने का इरादा रखते हैं। चान ने पत्र खोला और दोनों दासियों से पूछा कि क्या किसी को इसके बारे में कुछ पता था। सेलेना मुस्कुराई और बोली कि डिस्कोर परिवार की सेवा करने वाला हर व्यक्ति उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में जानता था। उसने समझाया कि यह संघर्ष डिस्कोर परिवार को मजबूत करने के लिए रचा गया था। परिवार को किसी ऐसी चीज में बदल दिया गया जो पूर्ण और अटल थी। सरल शब्दों में कहे तो यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें राक्षसी मूल के रक्त वाले भाई बहन एक दूसरे से लड़े और विजेता हारने वाले के मूल तत्व पर दावा करते हुए, जिसके पास सबसे अधिक संचित शक्ति होगी वही परिवार का उत्तराधिकारी बनेगा। जेनन ने इस जानकारी पर मन ही मन विचार किया। शायद इसी वजह से जागने के बाद से उसे कोई दूसरी मेज या परिवार का सदस्य नहीं दिखा था। वे पहले ही एक दूसरे को मार रहे थे। लिडिया ने दबे स्वर में पूछा कि क्या वह भाग लेने का इरादा रखता है। जैन ने उसे बताया कि उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। उसने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई और दुनिया के बारे में सोचने लगा। खड़ा रहा। उसका मूल परिवार, गौरवशाली परिवार, जनता की नजरों में ईर्ष्या और श्रद्धा से भरा था। वे पवित्र शूरवीरों के रूप में जाने जाते थे और उनकी शक्ति होली कोर को न्याय और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। दासकोर परिवार इसके ठीक विपरीत था। उन्हें घृणा और भय की दृष्टि से देखा जाता था। मार्शल गुड के बारे में अफवाह थी कि वे गुप्त रूप से राक्षसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। उनके कार्यों का अधिकांश भाग रहस्य में डूबा रहा। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसे पूरी दुनिया निर्विवाद रूप से जानती थी। वर्तमान कुलपति विक्टर डोरे मानवता के सबसे शक्तिशाली तलवारबाज थे। इसके तुरंत बाद जेनोन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखने के लिए विशाल हॉल में प्रवेश किया। जैसे ही उसने प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखा, उसके आगमन की घोषणा नोआ दासकोर के रूप में की गई। अंदर पहले से ही कई लोग इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले उसकी नजर डेमन दासकोर पर पड़ी, जो सबसे बड़ा था। बेटा, उसके बगल में सबसे बड़ी बेटी जूलिया दासकोर खड़ी थी। पास ही में सी दासकोर और ईव दासोर थी। हालांकि जेनोन की नजर एक व्यक्ति पर आकर रुक गई। तुरंत स्कार दासकोर, वही भाई जिसने नू को जहर दिया था, वहां ऐसे शांत खड़ा था मानो कुछ हुआ ही न हो। जूलिया ने अफवाहें सुनने का जिक्र किया। नू अपनी बीमारी से ठीक हो गया था और जेनोन ने जवाब दिया कि उसने पहले ही इसके पीछे का कारण पता लगा लिया था। उसने पूछा कि क्या वो इलाज पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है, लेकिन उसने शांत भाव से कहा कि वह इसके बजाय तलवारबाजी के प्रशिक्षण में अपना समय देगा। जूलिया की आंखें सिकुड़ गईं, मानो वो कोशिश कर रही हो अपने सामने खड़े व्यक्ति को समझना। स्कार ने खुलेआम उसका मजाक उड़ाया और दावा किया कि एक कमजोर व्यक्ति को प्रशिक्षण लेने का कोई कारण नहीं है। जैन ने तुरंत जवाब दिया कि जो व्यक्ति उससे सीधे सामना नहीं करना चाहता, उसे चुप रहना चाहिए। इस जवाब से स्कार तुरंत क्रोधित हो गया, लेकिन बहस शुरू होने से पहले ही उसने कुछ और करने की कोशिश की। मामला और बढ़ गया। ईव ने हस्तक्षेप किया और शांति बनाए रखने का आदेश दिया। उसी क्षण एक और आवाज ने कुलपति के आगमन की घोषणा की। भारी कदमों की आहट गूंज उठी। हॉल के उस पार हर बच्चा तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। जेनोन को भी पास आते हुए व्यक्ति से दबाव महसूस हुआ। अपने पिछले जीवन में इस तलवारबाज ने, वह इतना प्रसिद्ध था कि उससे कभी न मिलने के बावजूद भी वह उसका नाम जानता था। सिंहासन पर विराजमान था विक्टर दासकोर,
9 सितारा कुलपिता और सबसे शक्तिशाली परिवार का तलवारबाज। विक्टर ने चारों ओर देखा और घोषणा की कि सभी लोग एकत्रित हो चुके हैं। अब बैठक शुरू होगी। अंततः उसका ध्यान नू पर गया जब उसने उससे पूछा कि बीमारी से उबरने के बाद वह क्या करने का इरादा रखता है। ज़ेनन ने हल्की सी मुस्कान दिखाई और फिर अपना जवाब दिया। उत्तर। उसने घोषणा की कि वह उत्तराधिकार युद्ध में उतरेगा, हर प्रतिद्वंद्वी से ऊपर उठेगा और दासकोर परिवार के शीर्ष पर खड़ा होगा। विक्टर ने पूछा कि क्या नू समझ गया कि ऐसे शब्द युद्ध की घोषणा के बराबर है। ज़ेनोन ने शांत भाव से उसे सुधारा। यह किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध घोषणा नहीं थी, ये एक चुनौती थी। वहां मौजूद सभी लोग, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। उसके भाई बहन अविश्वास से उसे घूर रहे थे, जबकि छोटे सदस्य ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने क्या देखा है। सुना, ज़ेनोन ने फिर और आगे बढ़कर कहा कि विक्टर खुद भी उन लोगों में से एक है जिन्हें वो पीछे छोड़ना चाहता है। इस घोषणा ने तुरंत बैंगनी ऊर्जा का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। दबाव ने सीधे नोआ को प्रभावित किया, जबकि उसके नीचे की जमीन पर दरारें फैल गई। उस विनाशकारी आभा के बावजूद ज़ेनोन ने पहचान लिया स्रोत तुरंत। यह विक्टर दासकोर का राक्षसी मूल था। कुलपति ने ठंडी आंखों से उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या नू सचमुच विश्वास करता है वो ऐसी शक्ति को पार कर सकता था। बिना किसी झिझक के ज़ेनन ने उत्तर दिया। फिर विक्टर ने पूछा कि वो इतनी बेसब्री से शक्ति क्यों चाहता है। ज़ेनन ने जवाब दिया, उसने सत्ता इसलिए हासिल की ताकि उससे कभी भी कोई अनमोल चीज छीनी न जा सके। अप्रत्याशित रूप से विक्टर मुस्कुराया। जवाब से वो प्रसन्न हुआ। उसने घोषणा की कि नोआ डेस्कोर आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेगा और किसी को भी चुनौती दी जो बोलने से इनकार कर रहे थे। हॉल में सन्नाटा छा गया, जबकि उसके भाई बहनों के चेहरों पर ईर्ष्या, शत्रुता और जिज्ञासा के भाव फैल गए। विक्टर ने अंततः एक आदेश दिया। उन्होंने अपने बेटे नू से कहा कि वह शक्ति के लिए लालची हो जाए और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाए। कुछ समय बाद नू अभ्यास मैदान में अकेला खड़ा था, जबकि उसके सामने एक लकड़ी का पुतला रखा था। उसकी तलवार हवा में तेजी से चमकी और पुतला साफ साफ 2 टुकड़ों में बंट गया। परिणाम, जब वह पहली बार इस शरीर में जागा था तब की तुलना में उसकी हालत में स्पष्ट सुधार दिखाई दिया। उसकी स्थिति में काफी सुधार हो चुका था। फिर भी वो अब भी ज़ेनोन ग्लोरियस के रूप में अपने पूर्व स्तर से बहुत नीचे था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अब पहले की तरह ठीक से लड़ नहीं सकता था, क्योंकि अब उसके भीतर 2 विपरीत मूल तत्व मौजूद थे। अपने हाथ को देखते हुए वह चुपचाप सोचने लगा कि उनके विलय से किस प्रकार की शक्ति का जन्म हुआ होगा। फिलहाल उसने पवित्र मूल तत्व को छिपाकर रखने का फैसला किया। सभी से अचानक पीछे से एक शांत आवाज आई। जूलिया दासकोर प्रशिक्षण मैदान पर पहुंच चुकी थी। सफेद बालों वाली लड़की ने तबाह हुए मैदान का जायजा लिया। उसने नकली गुड़िया को देखकर टिप्पणी की कि इतने वर्षों तक बीमार रहने के बावजूद उसकी हरकतें वाकई सराहनीय थी। उसने आगे बताया कि उनके पिता ने हाल ही में उस पर ध्यान देना शुरू किया था, जिससे नोआ को तुरंत समझ आ गया कि वह क्यों आई थी। एक पल भी बर्बाद किए बिना जूलिया ने लकड़ी की तलवार उठाई और हमला करने की मुद्रा में आ गई। हमला अचानक हुआ। इससे पहले कि नोआ कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एक जोरदार लात उसे लगी और वह पीछे की ओर जमीन पर घिसटता चला गया। जूलिया ने शांत भाव से पूछा कि क्या उसने सचमुच बातचीत की उम्मीद की थी। उसका चेहरा भावहीन बना रहा और वह तेजी से कदमों की एक श्रृंखला के साथ आगे बढ़ी। सटीक वार। नू ने अपना हथियार उठाया और यथासंभव बचाव किया, ये सोचते हुए कि ये अपनी वर्तमान क्षमताओं को परखने का सही अवसर है। फिर भी बचाव करना मुश्किल था। जूलिया के हमलों में भयावह गति और नियंत्रण था। एक और लात ने उसके बचाव को तोड़ दिया और उसका संतुलन पूरी तरह बिगाड़ दिया। सफेद बालों वाली तलवारबाज ने माना कि उसमें प्रतिभा थी, लेकिन उन्होंने घोषणा की कि उनका स्तर निराशाजनक बना हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह वास्तव में विक्टर दासकोर द्वारा व्यक्तिगत रूप से मान्यता प्राप्त व्यक्ति की क्षमता है। जूलिया पहले ही पहुंच चुकी थी। 7 सितारा महारथ। यह महसूस करते हुए कि वह समझ गया था कि दबाव इतना असहनीय क्यों लग रहा था, जूलिया नजर से ओझल हो गई और फिर से आगे बढ़ गई। नोआ। उसने ठीक समय पर प्रतिक्रिया दी और आने वाले हमले को रोक दिया। ठीक उसी क्षण नू तुरंत तनाव में आ गया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने एक बार फिर अपना स्वरूप प्रकट कर दिया था। फिर भी जूलिया ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उस शक्ति को अलग ही रूप में पहचाना। उसने इसे पवित्र राक्षसी मूल कहा।
वो दोष जिसके बारे में परिवार में हर कोई बात करता था। जूलिया ने बताया कि नू कथित तौर पर एक कमजोर और दोषपूर्ण आंतरिक अंग के साथ पैदा हुआ था। यह सुनकर नू को आखिरकार सच्चाई समझ आ गई। इस शरीर के मूल स्वामी के पास यह शक्ति जन्म से ही थी। इसमें कभी कोई खामी नहीं थी। नू को बस इसका सही उपयोग करने का ज्ञान नहीं था। एक धुंधली सी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसे एहसास हुआ कि किसी को भी नीचे छिपे पवित्र अंग के अस्तित्व का संदेह नहीं था। नोआ ने घोषणा की कि वह साबित करेगा कि यह तथाकथित दोष अपने नाम के योग्य है या नहीं। जूलिया ने उसके चेहरे पर आत्मविश्वास देखा और थोड़ा सा अपना हाथ ऊपर उठाया। भौहें! इस बार युवा तलवारबाज ने पहले हमला किया और अपने संयुक्त कोर की पूरी ताकत से आक्रमण किया। जूलिया ने आसानी से वार से खुद को बचा लिया, लेकिन तुरंत जवाबी हमला करने के बजाय उसने उससे उत्तराधिकार युद्ध में शामिल होने का कारण पूछा। नू ने उत्तर दिया कि इसका उद्देश्य स्पष्ट था। यह इसलिए अस्तित्व में आया था ताकि सबसे शक्तिशाली बनाओ। जवाब से वो संतुष्ट प्रतीत हुई। जूलिया ने अचानक अपनी लकड़ी की तलवार फेंक दी। उसके शरीर के चारों ओर लाल ऊर्जा का विस्फोट हुआ और एक भयावह मैदान में एक अलग ही आभा फैल गई। उसने शांत भाव से उसकी राक्षसी शक्ति की मांग की। ये शब्द सुनकर नोआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वातावरण पूरी तरह बदल गया था। लड़ाई गंभीर हो जाने का एहसास होते ही उसने तुरंत सेलिना को बुलाया। नौकरानी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसकी असली तलवार उसकी ओर फेंक दी। नोआ ने उसे पकड़ लिया। हवा में ही जूलिया आगे बढ़ रही थी। उनके ब्लेड आमने सामने टकरा गए और एक जोरदार विस्फोट से प्रशिक्षण मैदान हिल गया। इस टक्कर से पूरे मैदान में दबाव फैल गया। नोआ ने अपना पूरा शरीर झोंक दिया। उसने जूलिया के वार को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। फिर भी जूलिया ने अपनी भयानक ताकत से उसे धीरे धीरे पीछे धकेल दिया। जूलिया पहली बार मुस्कुराई और स्वीकार किया कि उसने उम्मीद से कहीं ज्यादा सुधार किया है। उसकी आंखों में धीरे धीरे उत्साह झलकने लगा और उसने उससे दिखाने की मांग की। और भी पीछे की ओर छलांग लगाते हुए उसने उसे अपनी अगली चाल से बचने की चुनौती दी। अपनी शैली का पहला रूप तैयार करते हुए उसकी तलवार के चारों ओर लाल ऊर्जा एकत्रित होने लगी। दबाव मात्र से ही नोआ को पता चल गया कि यह हमला खतरनाक है। उसने अपनी पकड़ मजबूत की और अपनी पूरी ताकत बचाव में लगा दी। जूलिया ने खून की एक विशाल लहर छोड़ी। प्रशिक्षण मैदान में एक तीव्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ। नोआ ने उसका सीधा सामना किया। टक्कर से चिंगारियां निकली और झटके पूरे मैदान में फैल गए। चारों ओर धूल उड़ रही थी और जमीन उनके पैरों तले कांप रही थी। जूलिया ने तब उससे पूछा कि क्या वह सिर्फ एक हाथ से लड़ना जारी रखना चाहता है। उसने उसे चुनौती दी कि वह उसे दूसरे हाथ का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करे। दोनों हाथों से भी नू ने अपनी मुद्रा को ठीक किया और अंततः तलवार को सही ढंग से पकड़ लिया। अगले ही पल वो आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार सीधा प्रहार किया। टक्कर के कारण उसे दोनों हाथों से बचाव करना पड़ा। आखिरकार जब नोआ ने उसे गंभीर बहस में उलझा दिया तो वह मुस्कुराया। जूलिया ने जबरदस्त ताकत से जवाब दिया और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। उसने दबाव का विरोध करते हुए अपने दांत भींच लिए। हमले ने उसे जमीन पर घसीटते हुए आगे बढ़ाया और चारों ओर धूल उड़ने लगी। जूलिया मैदान के बीचों बीच खड़ी रही, जो गहरे लाल रंग की आभा से घिरी हुई थी। उसे देखते हुए नोआ को आखिरकार सच्चाई समझ आ गई। उपलब्ध हर चीज का इस्तेमाल करने के बाद भी पवित्र राक्षसी शक्ति ने उसे बड़ी मुश्किल से ही उसके साथ बने रहने दिया था। यही उसकी शक्ति की वर्तमान सीमा थी। फिर उस सफेद बालों वाली लड़की ने उससे पूछा कि क्या वह समझता है कि उत्तराधिकार युद्ध के दौरान दासकोर परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को तुरंत क्यों नहीं मार डाला। उसने समझाया कि राक्षसी मूल जितना मजबूत होता जाता है, उसकी वृद्धि उतनी ही धीमी होती जाती है। इसी कारण कमजोर मूल को समय से पहले निकालने का कोई खास फायदा नहीं होता। फिर भी नू ने उसे रोक दिया था। उसने उस पर हमला किया और एक बार उसे पीछे धकेल भी दिया। जूलिया ने स्वीकार किया कि अगर उसके भीतर वास्तव में इतनी क्षमता है तो उसे चुराना वाकई फायदेमंद हो सकता है। नोआ ने धमकी को सुनकर तुरंत भौहें चढ़ा ली। जैसे ही उसके चारों ओर लाल रंग की ऊर्जा फिर से एकत्रित हुई, जूलिया ने जरा भी संकोच नहीं किया। इस बार उसने अपनी तलवारबाजी शैली का 8वां रूप तैयार किया। उसके चारों ओर का दबाव, स्थिति तीव्र हो गई। जैसे ही वह हमला करने वाली थी, तभी एक और आवाज मैदान में गूंज उठी। एक तलवार उनके बीच से गुजरी और उसकी चाल को रोक दिया। उसने उसे रोक दिया। जूलिया के हमले को देखकर मैंने उससे तुरंत रुकने को कहा, क्योंकि लड़ाई जारी रखने से नू की जान चली जाएगी।
जूलिया ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि यह लड़ाई तो नू के लिए ही है। खैर, कोर्स। अंगरक्षक उलझन में दिख रहा था। फिर उसने बताया कि नू की राक्षसी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। उसने खुलासा किया कि उसे शक्ति प्रदान करने वाली ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है। जूलिया ने नोआ की ओर देखा। वो युवक हांफते हुए वहीं खड़ा था और संभलने की कोशिश कर रहा था। अगर उसकी ऊर्जा सचमुच 4 या 5 सितारों तक पहुंच गई होती तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने आखिरकार अपना हथियार म्यान में रख लिया और स्वीकार किया कि शायद उसने कुछ गलत समझ लिया था। फिर भी उसने नोआ को अपनी बात न भूलने की चेतावनी दी। एक दिन वो उसके दिल को अपने लिए हासिल करने का इरादा रखती थी। नोआ ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया और घोषणा की कि वह ऐसा करेगा। उस दिन का इंतजार करो। जूलिया के जाते समय उसकी आंखों में संदेह बना रहा। उसे वो हमला याद आया जिसे उसने पहले रोका था। वो कोई मामूली बात नहीं थी। 2 सितारा कोर को टिके रहना चाहिए था। सफेद बालों वाली लड़की को यकीन हो गया कि नू कुछ छिपा रहा है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने चुपचाप स्वीकार किया कि उसका विकास हो रहा है। दिलचस्प। दूसरी ओर कोई और इससे कहीं अधिक असंतुष्ट था। हवेली के एक अन्य हिस्से में स्कार डास्कोर गुस्से से भड़क उठा। लंबे बालों वाला उसका अधीनस्थ नोआ, पहले जिसे हराया गया था, वो पास ही खड़ा होकर सारी घटनाएं बता रहा था। स्कार को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि नू को उत्तराधिकार युद्ध में शामिल होने दिया गया। वो गुस्से में चिल्लाया और जानने की मांग की कि आखिर ये सब क्यों हुआ। रिपोर्ट सुनने के बाद अचानक उसका चेहरा बदल गया। एक अप्रिय मुस्कान के साथ उसने कहा कि सब ठीक है। उसने नोआ को मंच से घसीटकर ले जाने का तरीका पहले ही सोच लिया था। स्थायी रूप से कुछ समय बाद नू की मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसे उसका नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया था। उसका नाम काइल ओल्सन था। काइल ने समझाया कि विक्टर दास्कोर ने उसे व्यक्तिगत रूप से चुना था। नू को बहुत जल्दी हटा देने से उत्तराधिकार युद्ध का रोमांच खत्म हो जाता, इसलिए कुलपिता ने उसे हटाने का फैसला किया। उसे उचित प्रशिक्षण देना चाहते थे। नोआ ने तुरंत मूल्यांकन किया और पुष्टि की कि काइल के पास इस पद के लिए पर्याप्त से अधिक कौशल है। प्रशिक्षक ने प्रशिक्षण शुरू करने का सुझाव दिया। तुरंत, लेकिन उससे पहले उसे एक और आदेश मिला था। काइल ने विक्टर की लाल मुहर वाला एक पत्र सौंपा। मिशन ने नोआ को जांच करने का आदेश दिया और आसपास के क्षेत्र में बनने वाले मायस्मा पूल को समाप्त करना। मायस्मा पूल एक खतरनाक घटना थी जहां मायस्मा की सांद्रता लगातार बढ़ती रहती थी। अज्ञात कारणों से वृद्धि हुई। इसका एकमात्र अस्थायी समाधान उस उग्र राक्षस को हराना था जिसे भगवान के नाम से जाना जाता था और जो उसके भीतर उत्पन्न हुआ था। असाइनमेंट पढ़ते हुए नू ने हल्की सी मुस्कान दी। यह मिशन उपयोगी साबित हो सकता है। इसके तुरंत बाद समूह जंगल में प्रवेश कर गया। काइल ने अभियान का नेतृत्व किया और रास्ते में आने वाले राक्षसों को मार गिराया। पहरेदारों ने उनके जहरीले दांत इकट्ठा किए और दबे स्वर में फुसफुसाए कि नोआ शायद पीछे ही रह जाएगा क्योंकि उसका हृदय वो सिर्फ 2 सितारा था। काइल भी हैरान था कि विक्टर ने उसमें क्या देखा था। अचानक जंगल में चीखें गूंज उठीं। समूह आवाज की ओर दौड़ा और पेड़ों के बीच कई बेहोश बच्चे पड़े मिले। नोआ ने उनकी जांच की जबकि काइल हिचकिचा रहा था। गलसुआ के कुंड को सुलझाना अभी भी अत्यंत आवश्यक था, लेकिन उन्हें वही छोड़ना असंभव था। अंत में प्रशिक्षक ने सभी को बच्चों को उठाकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। जैसे जैसे वे और अंदर की ओर बढ़ते गए, आकाश में घना बैंगनी कोहरा फैलने लगा। जैसे जैसे हम कदम बढ़ाते गए, विशैला धुआं और घना होता गया और नू को तुरंत एहसास हुआ कि इसकी सांद्रता तेजी से बढ़ रही है। किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक विशालकाय जीव पेड़ों से कूद पड़ा। विशाल बिच्छू जैसा राक्षस उनके सामने आ गिरा। काइल ने तुरंत आदेश दिया, बच्चों को समझाते हुए कि मवाद के कुंड के प्रभाव में आकर वह प्राणी संभवतः चरम शक्ति तक पहुंच गया था। उन्होंने उसकी रक्षा की। उस दैत्य ने अपने विशाल पैर उठाए। तेज गति से हमला किया गया। हमले ने पूरी संरचना को भेद दिया और कई पहरेदारों को दूर फेंक दिया। एक व्यक्ति ने उसकी भयानक गति के बारे में चिल्लाया जबकि दूसरे ने कहा कि नूह मारा जाएगा। इसके बजाय असंभव संभव हो गया। नूह आगे बढ़ा और उसने राक्षस की पूंछ को पूरी तरह से काट दिया। बिना रुके उसने अपने दोनों कोर से ऊर्जा प्रवाहित की। उसने तलवार उठाई और जानवर की ओर झपटा। हमला बिल्कुल सटीक लगा। एक ही जोरदार हमले में स्कॉर्पिया ढेर हो गई। काइल सदमे में देखता रहा, लेकिन तुरंत सबको चेतावनी दी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ग्रीन राक्षस के शरीर से विष निकला और हवा में फैल गया।
नू ने दोनों कोर की ऊर्जा से खुद को बचाया, फिर भी कुछ विष उसके शरीर में प्रवेश कर गया। ठीक उसी क्षण राक्षस ने लाल रंग की किरण से पलटवार किया। नू ने उसका डटकर सामना किया। उसने हमले को रोक दिया और ऊर्जा को जंगल की ओर मोड़ दिया। रक्षक ने अविश्वास भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और साथ ही उसकी तलवारबाजी की प्रशंसा भी की। दुर्भाग्यवश कटा हुआ डंक अचानक फिर से उगाया। स्कॉर्पिया ने विषैले गोले दागते हुए दोबारा हमला किया। नोआ ने एक बार अपनी तलवार उठाई और भी पवित्र राक्षसी कोर हथियार के चारों ओर लिपटा हुआ था और उसे संक्षारक विष से बचा रहा था। फिर भी दबाव ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि वह पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच गया। सब कुछ होते हुए देखकर काइल सोचने लगा कि नोआ ने बिना किसी उचित शिक्षक के ये तकनीकें कहां से सीखी। उसी क्षण नोआ ने पुकारा उसके पास। उसने काइल से एक अवसर बनाने को कहा। प्रशिक्षक तुरंत सहमत हो गया। स्कॉर्पिया मुड़ी और अपने पुनर्जीवित डंक से काइल पर हमला कर दिया। प्रशिक्षक ने सीधे तौर पर उसे रोक दिया और नोआ की इच्छानुसार ध्यान भटकाने का काम किया। अपने प्रशिक्षक की प्रशंसा करते हुए नोआ राक्षस की पीठ पर दौड़ पड़ा और अपने पैरों की ऊर्जा का उपयोग करके कवच से चिपका रहा। फिर उसने अपने पैरों में से एक को बाहर निकाला, पहले से एकत्रित मकड़ी के नुकीले दांत। उसने पूरी ताकत से उसे नीचे धकेलते हुए कवच को भेद दिया। दांत टूट गया, लेकिन एक दरार दिखाई दी। स्कॉर्पिया दहाड़ उठा। अचानक दर्द हुआ। नू ने उसी बिंदु पर बार बार हमला किया जब तक कि दरार चौड़ी नहीं हो गई। अंततः रक्षा कवच टूट गया। नोआ ने समझाया कि मकड़ी के जहर ने खोल को नरम कर दिया था। काइल तुरंत समझ गया कि उन नुकीले दांतों को क्यों इकट्ठा किया गया था, इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते। लड़ाई के दौरान स्कॉर्पिया की आंखें अचानक लाल चमक उठीं। राक्षस ने अपना डंक अपनी पीठ पर मौजूद कमजोर बिंदु की ओर मोड़ दिया। उसी क्षण हरे रंग के जादुई घेरे दिखाई दिए। उस राक्षस के चारों ओर दृश्य प्रकट हुए। साथ आए लोगों में से एक ने अपनी तकनीक का प्रयोग किया और राक्षस को एक विशाल अवरोध के भीतर खसा लिया। अवसर आ गया था। नू हवा में उछलकर उसने एक और विषैले हमले से खुद को बचा लिया। एक ही वार से डंक पूरी तरह कट गया। ऊर्जा की दो किरणें हवा में से गुजरी और गहरा घाव कर गई राक्षस के शरीर में। जूलिया की तकनीक को याद करते हुए नोआ ने कुछ नया करने का फैसला किया। पवित्र ऊर्जा और राक्षसी ऊर्जा आपस में विलीन हो गई। इसे पवित्र राक्षसी शैली कहा गया। फिर पहली तकनीक आई, प्रकाश और छाया का तलवार नृत्य। स्कॉर्पिया पर तीव्र प्रहारों का तूफान आ गिरा। नू वह टूटे हुए कमजोर बिंदु की ओर झपटा और अपनी तलवार को कवच के आर पार कर दिया। पूरा शरीर हरे तरल में बदल गया और अंततः राक्षस का अंत हो गया। गिर पड़ा। पहरेदार अवाक खड़ा रहा। यहां तक कि नू ने भी स्वीकार किया कि तकनीक अभी अधूरी थी। उसने केवल अपने द्वारा बनाई गई तकनीक का एक अंश ही दोहराया था। कल्पना की गई। काइल को बाद की स्थिति संभालने का आदेश देने के बाद वह चुपचाप समूह को पीछे छोड़कर चला गया। जंगल के एक घने हिस्से में अकेले नोआ ने कुछ खुलासा किया। महत्वपूर्ण, उस युग में किसी को भी मस्मा कुंडों का असली कारण नहीं पता था। उसे पता था यह घटना जादुई उपकरणों द्वारा उत्पन्न की गई थी। दुर्गंधयुक्त ऊर्जा का जमावड़ा। एक विशाल वृक्ष के सामने रुककर, जो विचित्र ऊर्जा से ढका हुआ था, नू ने उसकी छाल को काटा। खोखले तने के अंदर एक चमकता हुआ छल्ला छिपा हुआ था। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। आखिरकार उसे वो मिल ही गया था। अचानक जंगल में एक अजीब सी चीख गूंज उठी। नोआ तुरंत पीछे मुड़ा। खतरे को भांपते हुए वह दूसरों की ओर लौटा और वहां पहुंचकर जम गया। बेहोश बच्चों के चारों ओर नीली धुंध छाई हुई थी। गार्ड घबराकर उसकी ओर दौड़ा और सूचना दी कि कुछ घटना घटी है। फिर राक्षस प्रकट हुए। चमकती लाल आंखों वाले दर्जनों जानवर हर दिशा से निकले और समूह को घेर लिया। काइल और उसके साथी हताशा में भागने लगे। नू के युद्ध की तैयारी करते समय उसने बच्चों की रक्षा की। उस अफरातफरी के बीच उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी। उसके गले में एक अजीब हार लटका हुआ था, जो किसी राक्षसी शक्ति से युक्त था। ये वस्तु इसने दूसरों से माना चुराकर उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। काइल चिल्लाया कि वे अब और देर तक मोर्चा नहीं संभाल सकते। नोआ तुरंत समझ गया कि कोई है। वह पर्दे के पीछे से स्थिति को नियंत्रित कर रहा था। उसने उपकरण के प्रवाह में बाधा डालने और सीधे उसके मालिक का पता लगाने का फैसला किया। विशाल पेड़ से बरामद अंगूठी हवा में तैरने लगी।
बैंगनी और सुनहरी ऊर्जा ने इसे घेर लिया। अपनी आंखें बंद करके नोआ ने उस प्रतिध्वनि द्वारा निर्मित निशान का अनुसरण किया। अचानक ही उसके सामने एक छिपी हुई उपस्थिति प्रकट हुई। मन में लक्ष्य का पता लगते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नू ने काइल और अन्य लोगों को बच्चों की रक्षा करने का आदेश दिया और फिर युद्ध में कूद पड़ा। उसकी तलवार एक पल चमकी और रास्ते में खड़े कई ओर्क और भेड़िए पल भर में ढेर हो गए। पवित्र राक्षसी शक्ति से परिपूर्ण होकर वो और भी अंदर की ओर दौड़ पड़ा। दुश्मन के निशानों का पीछा करते हुए वह जंगल में घुस गया। आखिरकार वह एक खुले मैदान में पहुंचा और रुक गया। युवक ने शांत भाव से घोषणा की कि उसे पहले से ही पता था कि कोई पास में ही छिपा हुआ है और उसने मांग की। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। एक नकाबपोश तलवारबाज अचानक पेड़ों से कूदा और बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। नू ने तुरंत वार को रोक दिया और उनकी तलवारें इतनी जोर से टकराई कि मैदान हिल गया। दुश्मन पीछे हट गया और ध्यान से उसे देखने लगा। वह इस बात से हैरान था कि दासकोर परिवार के किसी सदस्य ने उसके बारे में पता लगा लिया था। स्थान इतनी आसानी से पता चल गया। नू ने सीधे पूछा कि आदेश किसने दिया था, लेकिन उस व्यक्ति ने जवाब देने से इनकार कर दिया। क्रोधित होने के बजाय नू ने शांत भाव से उत्तर दिया कि जवाब आखिरकार मिल ही जाएगा। दोनों ने फिर से हमला किया और लड़ाई और भी भयंकर हो गई। नकाबपोश आदमी ने सवाल किया कि क्या नू द्वारा इस्तेमाल की गई अजीब शक्ति उसके राक्षसी मूल से। नू ने स्वीकार किया कि वह भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। यह सुनकर शत्रु ने अपने शरीर के चारों ओर गहरे लाल रंग की ऊर्जा एकत्रित कर ली। परछाइयां उसके पैरों के नीचे भयावह शक्ति फैल गई और उड़ते हुए ब्लेडों में परिवर्तित हो गई। कुछ ही क्षणों बाद दर्जनों लाल रंग की तलवारें हर दिशा से नू की ओर दौड़ पड़ी। नोआ ने अपनी तलवार उठाई और पहले हमले को रोका, लेकिन उसके पीछे का दबाव उसे चौंका गया। फिर भी एक वार उसे भेद गया और उसे पीछे धकेल दिया। मौके का फायदा उठाते हुए उसने मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी। जानकारी तुरंत सामने आ गई। जैसे ही नू को नाम पता चला, उसके चेहरे पर तनाव कम हो गया। और भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि डेरियस तलवारबाजी में कमजोर था। इसका मतलब था कि लड़ाई आमने सामने की होनी चाहिए। नू तुरंत आगे बढ़ा। वह चला गया, तलवारों के तूफान के बीच से गुजरते हुए, हर हमले को रोकते और उससे बचते हुए। पवित्र और राक्षसी ऊर्जा ने उसके पैरों को मजबूत कर दिया, जिससे वो और भी तेजी से आगे बढ़ सका। डेरियस ने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई सीधे उसकी ओर दौड़ेगा। तकनीक। नोआ ने दूरी कम की और एक जोरदार प्रहार की तैयारी की। डेरियस मुस्कुराया और हमले को स्वाभाविक बताया। उसने बचे हुए सभी ब्लेडों को एक साथ नू को घेरने का आदेश दिया। जाल को करीब आते देख नू ने आखिरकार अपनी एक तकनीक का इस्तेमाल किया। बैंगनी और सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर विस्फोट हुआ। पवित्र राक्षसी मूल की आभा बाहर की ओर फैल गई, इससे पहले कि उसकी तलवार से ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी। डेरियस जम गया। उसने पहचान लिया। नोआ ने तुरंत ही तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन नोआ ने उसे सोचने का समय नहीं दिया। नकाबपोश व्यक्ति ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन नोआ ने उसे धीमा बताकर वार से बच निकला। सटीक निशाना लगा और डेरियस अपना हथियार गिराते हुए जमीन पर गिर पड़ा। हारने के बाद भी डेरियस को इस बात पर संदेह था कि नोआ ने उस तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया। नोआ ने समझाया कि उसकी शक्ति का असली मूल्य नकल करने में नहीं था। पवित्र राक्षसी मूल तत्व ने उसे ऐसी तकनीकें बनाने की अनुमति दी जो आम लोगों के लिए असंभव थी। लोगों को जीत के प्रति आश्वस्त होकर नू ने उससे पूछताछ करने की तैयारी की। नकाबपोश व्यक्ति ने एक छोटी शीशी निकाली और नू के रोकने से पहले ही उसे निगल लिया। दर्द ने तुरंत उसके शरीर को मरोड़ दिया। हड्डियां चटकने लगी, मांसपेशियां फैल गई और उसका रूप किसी भयानक चीज में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में डेरियस एक विशालकाय राक्षस में परिवर्तित हो गया। नोआ ने उसे तुरंत पहचान लिया। उस प्राणी ने भयानक गति से हमला किया और उनकी टक्कर से एक शक्तिशाली भूकंपीय तरंग उत्पन्न हुई। नोआ ने तुरंत अंतर को महसूस किया। राक्षस की ताकत पूरी तरह से एक अलग स्तर पर पहुंच गई थी। डेरियस हंसा और पूछा कि नू कब तक जीवित रहने का इरादा रखता है। नू के बचाव और पीछे हटने के बावजूद उस जानवर ने लगातार अपने पंजे बरसाए। वो रुका नहीं। हमला करते हुए, दोबारा जमीन पर उतरते हुए उसने मन ही मन स्वीकार किया कि स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। लगातार बचाव करते रहने से केवल हार टल जाएगी। उसे एक मौके की जरूरत थी। दारियस ने फिर से हमला किया, सब कुछ खत्म करने के इरादे से।
इस बार नू ने एक हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगली पर मौजूद अंगूठी तेज रोशनी से जगमगा उठी। बैंगनी रोशनी। अचानक एक गुलाबी अवरोध प्रकट हुआ और हमले को पूरी तरह से रोक दिया। प्रभाव तुरंत उलट गया और जानवर पीछे की ओर गिर गया। पूर्ण प्रतिकर्षण का घेरा। उसके पिछले जीवन की यह निशानी आखिरकार अपनी शक्ति दिखा चुकी थी। सुनहरी रोशनी उसकी तलवार के चारों ओर एकत्रित होते ही नू हवा में उछल पड़ा। यही वो मौका था जिसकी उसे तलाश थी। पवित्र ऊर्जा और राक्षसी ऊर्जा आपस में मिल गई जब नू ने पवित्र राक्षसी शैली तैयार की। प्रकाश का विस्फोट हुआ। एक विशाल किरण ने रूपांतरित शत्रु पर प्रहार किया, सीधे तौर पर, और जब धुआं आखिरकार छटा तो उसने युद्ध क्षेत्र को निगल लिया। जंगल में सन्नाटा छा गया। नू ने राहत की सांस ली। पूर्ण प्रतिकर्षण की अंगूठी ने हमले को बेअसर करके और एक शक्ति मुक्त करके उसकी जान बचा ली थी। प्रति झटका लहर। लड़ाई खत्म होते ही नोआ तुरंत काइल और बाकी लोगों के पास लौट आया। इस बीच वहां की स्थिति बेहद बिगड़ चुकी थी। काइल और उसके आदमी बेहोश बच्चों की रक्षा करते हुए राक्षसों के झुंड को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। प्रशिक्षक अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। एक विशालकाय ओर्क ने अपना गदा उठाया और अंतिम प्रहार की तैयारी की। काइल में अब बचाव करने की ताकत नहीं बची थी। तभी हमला रुक गया। ओर्क अचानक गिर पड़ा। ठीक उसके सामने। जैसे जैसे एक के बाद एक राक्षस गिरते गए, युद्ध क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही क्षणों बाद नू जंगल से बाहर निकला और नोआ ने शांत भाव से पूछा कि क्या सभी जीवित हैं। काइल ने उत्तर दिया कि वे किसी तरह बच गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। नोआ ने जमीन पर शांति से लेटे बच्चों की ओर देखा। उन्होंने बताया कि असली दोषी एक कास्टिंग एजेंट था जो पर्दे के पीछे से इस घटना को नियंत्रित कर रहा था। दुर्भाग्यवश नियोक्ता की पहचान गुप्त रखी गई। अज्ञात। फिलहाल खतरा टल गया था, लेकिन नू का चेहरा गंभीर बना रहा। दासकोर हवेली में वापस आकर नोआ ठंडे भाव से एस्टेट में घूमते हुए एकांत इमारतों में से एक की ओर बढ़ा। जंगल की तस्वीरें अभी भी उसके दिमाग में बसी हुई थी। मासूम बच्चे लगभग मर गए थे क्योंकि किसी ने उसे निशाना बनाया था, और उसने चुपचाप वादा किया कि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेलेना ने ईव दासकोर से मिलने का सुझाव दिया क्योंकि सभी भाई बहनों में परिवार के सूचना नेटवर्क पर उसी का नियंत्रण था। अगर कोई भाड़े के सैनिकों और हमले के पीछे के लोगों का पर्दाफाश कर सकता था तो वह वही थी। नोआ ने तुरंत सहमति दे दी और उसने ईव के निवास की ओर अपना रास्ता बदल लिया। प्रवेश द्वार तक पहुंचने से पहले ही एक आवाज ने उसे रोक दिया। नू ने उसे तुरंत पहचान लिया। हालांकि वे खून के रिश्तेदार थे, सुकर्स ने घोषणा की कि प्रवेश ये निषिद्ध था। उनके बीच धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा, जबकि नू को वो सब याद आ रहा था जो उसने पहले सीखा था। हव्वा ने युद्ध और उत्तराधिकार की लड़ाई से खुद को दूर रखा, फिर भी उनका प्रभाव हर जगह फैला हुआ था। नोआ ने शांत भाव से सिकर्स को हटने का आदेश दिया। सुनहरे बालों वाले तलवारबाज ने इनकार कर दिया और बताया कि वो वर्तमान में ईव के अंगरक्षक के रूप में कार्यरत है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इतने भारी भार को ढोने वाले किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता था। बदला लेने की तीव्र इच्छा। नू समझ गया कि आगे क्या होने वाला है। उसने अपनी तलवार निकाली। सीज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आगे बढ़ा। उनकी तलवारें आपस में टकरा गई। आंगन के बीचों बीच चारों ओर चिंगारियां फूट पड़ी। इस बल से एक छोटी सी शॉक वेव उत्पन्न हुई, जिसके बाद दोनों पीछे हट गए। से के चारों ओर लाल ऊर्जा एकत्रित हो गई। जैसे ही उसने एक तकनीक को सक्रिय किया, उसका हाथ फट गया। जमीन फट गई और कई पत्थर के खंभे ऊपर की ओर उठ खड़े हुए। हमला कई दिशाओं से हुआ, लेकिन नूह बच निकला। उनके बीच में आकर उसने अपने रास्ते में आने वाले हर भाले को नष्ट कर दिया। सी स्पाइरस यही नहीं रुका। उसके पैरों के नीचे और अधिक ऊर्जा एकत्रित हुई, इससे पहले कि एक पत्थर का ब्लेड ऊपर उठा। धरती। उसने फिर हमला किया और नूह ने उसे रोक दिया, जबकि आंगन स्टील की टक्करों की गूंज से भर गया। उनका आक्रमण तेज और हिंसक होता गया। एक समय पर साजल ने 2 घुमावदार ब्लेडों का इस्तेमाल करते हुए लगातार हमलों से नोआ को पीछे धकेल दिया। लड़ाई के बीच में ही नोआ ने मूल्यांकन प्रणाली सक्रिय कर दी। परिणाम ने उसे चौंका दिया। साजल के पास कमजोर राक्षसी शक्ति होने के बावजूद उसकी युद्ध क्षमता प्रभावशाली थी। इसी कारण वो अत्यधिक शक्ति के बजाय तकनीकों पर इतना अधिक निर्भर रहता था। यह समझते हुए कि नोआ ने रक्षात्मक रणनीति छोड़ दी है, उसने अपनी तलवार निकाली। सीज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसके बाद दोनों पीछे हट गए। आंगन के बीचों बीच चारों ओर चिंगारियां फूट पड़ी। इस बल से एक छोटी सी शॉक वेव उत्पन्न हुई, जिसके बाद दोनों पीछे हट गए।
उसने क्रूर बल से लड़ाई खत्म करने का फैसला किया। बैंगनी और सुनहरी ऊर्जा उसकी तलवार के चारों ओर लिपटी हुई थी। प्रकाश और छाया का तलवार नृत्य। हमला बाहर की ओर विस्फोटित हुआ और आंगन के पार पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। फिर भी सुनहरे बालों वाला तलवारबाज तुरंत संभल गया। उसकी कटार के चारों ओर लाल बिजली इकट्ठी हो गई और उसके चेहरे पर तीक्ष्णता छा गई। छाया बिजली शैली। नोआ ने इसे तुरंत पहचान लिया। काइल ओल्सन ने प्रशिक्षण के दौरान इस तकनीक के बारे में बताया था। यह गति पर केंद्रित थी और इससे लगभग अचूक हमले किए जा सकते थे। केस मुस्कुराया और उसे याद दिलाया कि किसी चाल को समझना उससे बच निकलने की गारंटी नहीं देता। फिर हमला हुआ। जमीन पर लाल बिजली खेल गई और नू की ओर दौड़ा। जवाब में नू ने अपनी पूरी शक्ति से उस पर हमला कर दिया। बैंगनी और लाल ऊर्जाएं आपस में टकराई। विस्फोट के कारण आंगन धुएं और धूल से भर गया। जब दृश्यता वापस आई तो नोआ सीधा खड़ा था। दुर्भाग्य से उसके आसपास लाल रंग की ऊर्जा के अंश बचे हुए थे और धीरे धीरे उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे थे। दर्द फैल रहा था। उसे अचानक ये एहसास हुआ कि उसकी बाह में छेद है। नकल की गई तकनीकों की भी सीमाएं थी। चाहे वो कितनी भी कुशलता से उनकी नकल करे, वे मूल तकनीकों से कमजोर ही रहती थी। यदि उसे भविष्य बदलने की शक्ति चाहिए थी तो उसे ऐसी तकनीकें चाहिए थी जो पूरी तरह से उसके द्वारा ही बनाई गई हों। दोनों पक्षों के फिर से हरकत करने से पहले ही एक और आवाज ने लड़ाई को रोक दिया। ईव दास्कोर प्रकट हुई थी। बैंगनी बालों वाली लड़की दरवाजे के पास खड़ी होकर देख रही थी। खंडहर हो चुके आंगन को शांत निगाहों से देखते हुए उसने पूछा कि लड़ाई क्यों हुई, और सीसी ने बताया कि नोहा जान से मारने के इरादे से आया था। नोहा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। आरोप लगाने के बजाय ईव ने सवाल उठाया कि उत्तराधिकार की लड़ाई से बाहर के किसी व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। ईव ने शांत भाव से स्वीकार किया कि वह लड़ाई में बहुत बुरी थी। फिर उसने एक अप्रत्याशित बात बताई। उसने पूछा कि क्या नूह यह जानना चाहता है कि भाड़े के सैनिकों को किसने काम पर रखा था। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। नूह ने पूछा कि कैसे। उसे उस घटना के बारे में भी पता था। ईव मुस्कुराई और बोली कि उससे बहुत कम बातें छिपी रहती हैं। वो खुशी से मदद करेगी, लेकिन जानकारी हमेशा गुप्त रखी जाती है। भुगतान की मांग की गई। नूह तुरंत समझ गया कि यह एक बातचीत है और उसने पूछा कि बदले में वह क्या चाहती है। ईव ने एक जगह का जिक्र किया, अनंत पुस्तकालय। नाम सुनते ही नूह हिल गया। वह जगह एक विशाल भूल भुलैया थी जिसकी पूरी संरचना वह अपने पिछले जीवन में भी अज्ञात ही रहा। इसके चारों ओर साहसी और विद्वानों के पूरे शहर बस गए थे। फिर भी अनगिनत लोग इसमें प्रवेश करते रहे और कभी वापस नहीं लौटे। ईव लौट आई। उसे वहां छिपी हुई एक वस्तु चाहिए थी, शाश्वत गहराइयों की पुस्तक। नूह को वो तुरंत याद आ गई। भविष्य में वो पुस्तक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। जादुई सिद्धांत का उपयोग करके आक्रमण युद्ध के दौरान अनगिनत जिंदगियां बचाई जा सकती थी। इसे अब प्राप्त करने से इतिहास ही बदल सकता था। बिना किसी संकोच के उसने स्वीकार कर लिया। दोनों ने मुहर लगा दी। उनके बीच समझौता हो गया। कुछ समय बाद दास्कोर क्षेत्र से एक गाड़ी रवाना हुई। उसमें नूह, लिडिया और सेलेना बैठे थे। उनका गंतव्य स्थान था अनंत पुस्तकालय के चारों ओर बसा शहर अरिनम। विशाल शहर में पत्थर की सड़कें फैली हुई थी, जबकि मीनारें दूर स्थित भूल भुलैया को घेरे हुए थी। अफवाहें। दावा किया जाता था कि पुस्तकालय में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति बिना बदले वापस नहीं लौटता था। पुस्तक प्राप्त करने के लिए नूह को पहले एक मार्गदर्शक की आवश्यकता थी, इसलिए वह साहसी लोगों के इलाके की ओर चल पड़ा। हवेली में वापस आकर ईव अपने कमरे में आराम से चाय पी रही थी। तभी एक नौकर अंदर आया और एक अप्रत्याशित मेहमान के आने की सूचना दी। अंदर कदम रखने वाला व्यक्ति अंदर स्कार दास्कोर था। गुलाबी बालों वाला वो आदमी हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ उसके सामने बैठा था। ईव को यह मुलाकात असामान्य लगी और उसने पूछा कि वह क्या चाहता है। स्कार। उसने बताया कि वह नूह के बारे में जानकारी लेने आया था। उसने सीस के बारे में भी पूछा और ईव ने सहजता से बताया कि वो गोरा तलवारबाज पहले ही एक मिशन पर निकल चुका है। एक गहरी मुस्कान वो कुछ क्षणों के लिए प्रकट हुआ। वह इस बात से खुश लग रहा था कि ईव को फिलहाल प्रत्यक्ष सुरक्षा नहीं मिल रही है। हालांकि ईव ने शांतिपूर्वक उसे याद दिलाया कि सक्षम अधीनस्थ अभी भी उसके आसपास मौजूद है। स्कार ने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया। वह एक तरफ हट गया और अपने असली उद्देश्य पर लौट आया। उसे जानकारी चाहिए थी, खासकर नूह की रहस्यमय शक्ति का राज।
ईव को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसे पहले से ही इतनी जानकारी थी। स्कार ने खुलासा किया कि नू ने अपने पीछे भेजे गए लोगों को हरा दिया था। यह सुनकर ईव ने चुपचाप अपनी चाय का प्याला मेज पर रख दिया और मना कर दिया, किसी भी ऐसी चीज से जो प्रभावित हो रही हो। उत्तराधिकार युद्ध एक वर्जित क्षेत्र बना रहा। यदि वह किसी एक भाई या बहन का साथ देती तो अंततः दूसरे भी उसके खिलाफ हो जाते। स्कार धीरे धीरे, उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने सवाल किया कि क्या वह सचमुच उसे अस्वीकार करना चाहती है। ईव ने शांत भाव से जवाब दिया कि सहयोग के लिए जोखिम के बराबर मुआवजा देना आवश्यक है। ये शब्द सुनकर उसे हंसी आ गई। मुआवजा। स्कार ने धीरे से इसे दोहराया, जबकि उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने उससे कहा कि वो जल्द ही समझ जाएगी। इस बीच अर्कैनम शहर के अंदर नू अनंत पुस्तकालय में ले जाने वाले मार्गदर्शक की तलाश जारी रखे हुए था। अंततः वो एक बड़े भवन के बीच छिपी एक पुरानी दुकान के सामने रुक गया। इमारतें, वो जगह जर्जर लग रही थी, फिर भी नू ने उसे तुरंत पहचान लिया। खिड़की से बाहर देखते ही मन में एक अजीब सी पुरानी यादों का एहसास हुआ। अंदर आने के बाद उसकी नजरें अलमारियों पर ऐसे घूमी मानो वह कोई भूली हुई याद ताजा कर रहा हो। मालिक ने उसे तुरंत देख लिया। उसका नाम ओजरी था। उस आदमी ने माफी मांगी और बताया कि दुकान बंद है, लेकिन नोआ ने शांत भाव से कहा कि वो कुछ खरीदने नहीं आया है। वह चाहता था कि ओजरी उनके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करें। इस जवाब पर दुकानदार कड़वी हंसी हंस पड़ा। ओजरी ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि वह अब इस प्रकार का काम नहीं करता। नोआ को यह जवाब अजीब लगा, क्योंकि भविष्य में यह व्यक्ति पुस्तकालय को किसी और से ज्यादा प्यार करने के लिए जाना जाता था। नोआ ने पूछा कि उसने मार्गदर्शक का काम क्यों छोड़ दिया। इस सवाल से ओजरे के चेहरे के भाव बदल गए। वह चुप हो गया और काउंटर की ओर घूरने लगा। फिर उसने अपने किए के लिए माफी मांगी। व्यवहार। उसने स्वीकार किया कि हाल की घटनाओं ने उसे तनाव में डाल दिया था। बातचीत जारी रहने से पहले प्रवेश द्वार के ऊपर लगी घंटी बज उठी। एक और व्यक्ति प्रवेश हुआ। नोआ मुड़ा और जम गया। जूलिया डास्कोर वहां खड़ी थी। सफेद बालों वाली तलवारबाज ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया और बताया कि उसने उसे उसके मिशन के दौरान देखा था। जिज्ञासावश वह उसके पीछे पीछे आर्कोनम तक चली गई। उसका नाम सुनते ही ओजरी घबरा गया। जूलिया डास्कोर की ख्याति स्पष्ट रूप से वहां तक पहुंच चुकी थी। शहर पहले से ही मौजूद है। नू ने औपचारिक रूप से अपना परिचय दिया और अनुरोध को फिर से समझाया। इस बार ओजरी मान गया, हालांकि एक शर्त थी। दुकानदार दोनों भाई बहनों को पीछे के कमरे में ले गया। वहां एक महिला बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। ओजरी ने बताया कि एक महीने पहले अनंत पुस्तकालय के एक राक्षस ने उसे शाप दिया था। उस प्राणी ने उसे अंतहीन नींद में डाल दिया था और अंततः वो शाप उसे अपनी चपेट में ले लेगा। जीवन। नू ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि राक्षस को हराने से अभिशाप दूर हो जाएगा। तब ओजरी ने नू से नहीं, बल्कि प्रसिद्ध जूलिया से मदद मांगी। डास्कोर परिवार की बेटी जूलिया ने तुरंत सहमति दे दी, हालांकि उसने एक और शर्त जोड़ दी। नोआ भी भाग लेगा, क्योंकि वह चाहती थी उसके युद्ध को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए। युवक तुरंत समझ गया कि वो क्या कर रही है। उसे अभी भी उसकी शक्ति की वास्तविक प्रकृति पर संदेह था। फिर भी नू स्वीकार कर लिया। ओजरी की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा कि अब मार्गदर्शक की भूमिका उनकी है। कुछ ही देर बाद समूह अनंत पुस्तकालय की विशाल संरचना के सामने एकत्रित हुआ। नोआ ने सवाल किया कि क्या जूलिया एक और मिशन को अधूरा छोड़ सकती है, लेकिन सफेद बालों वाली लड़की ने चिंता को खारिज कर दिया। उसकी दिलचस्पी उसके रहस्य में ज्यादा थी। उसे उनकी पिछली लड़ाई और उस अजीब एहसास की याद आई कि शैतानी शक्ति के अलावा किसी और चीज ने उसके हमलों को रोक रखा था। जूलिया ने खुलकर उसे चुनौती दी। भूल भुलैया के अंदर वो जवाब चाहती थी। नू चुप रहा, क्योंकि उसने उम्मीद से कहीं अधिक देख लिया था। उसी क्षण ओजरी वहां पहुंच गया। तैयारियां पूरी हो गई। समूह विशाल पुस्तकालय टावर की ओर बढ़ा, जबकि उनके आसपास के साहसी लोग अपने अपने अभियानों की तैयारी कर रहे थे। कई लोगों ने ओजरी को पहचान लिया और चुपचाप फुसफुसाते हुए उसने बताया कि दास्कोर भाई बहन उसके अगले शिकार बन गए हैं। जल्द ही वे विशाल प्रवेश द्वार के सामने खड़े हो गए। ओजरी ने अपने दोनों हाथ विशाल दरवाजों पर रख दिए। नीली रोशनी सतह पर फैल गई। प्रवेश द्वार धीरे धीरे खुला। दहलीज के पार किताबों की अलमारियों, सीढ़ियों, गलियारों और तैरते रास्तों की एक अंतहीन दुनिया प्रकट हुई। नोआ भी इस विशालता को देखकर एक पल के लिए रुक गया।
जूलिया ने स्वीकार किया कि अब उसे समझ आ गया है कि एक मार्गदर्शक की आवश्यकता क्यों थी। रास्ते हर दिशा में फैले हुए थे। दिशा बदलते हुए पुस्तकालय एक असली भूल भुलैया में बदल गया। तभी नू ने कुछ देखा, एक भित्ति चित्र। उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गई। भित्ति चित्र में उकेरी गई आकृतियां। दीवार उसके पिछले जीवन के आक्रमणकारियों जैसी दिखती थी, वही दुश्मन जिन्होंने मानवता का नाश किया था। नू ने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। इस खोज ने उसे एहसास हुआ कि अनंत पुस्तकालय में अपेक्षा से कहीं अधिक गहरे संबंध मौजूद हैं। इस स्थान के भीतर कहीं न कहीं ऐसी जानकारी मौजूद हो सकती है जो सक्षम हो भविष्य को ही बदलना। उनका संकल्प और भी मजबूत होता चला गया। अनंत गहराइयों की पुस्तक को खोजना ही था। वे फिलहाल पहली मंजिल पर खड़े थे, इसलिए नू ने पूछा कि यह कहां स्थित हो सकता है। ओजरी ने बताया कि वह किताब वर्जित ज्ञान थी और संभवतः 20वीं मंजिल के आसपास कहीं छिपी हुई थी। यही बात इसे इतना भयावह बनाती थी क्योंकि किसी के पास भी वह किताब नहीं थी। आधिकारिक तौर पर वे और गहराई में चले गए। समूह एक बड़े जादुई घेरे की ओर बढ़ा। यह पोर्टल उन्हें नीचे की ओर ले जाएगा। इससे पहले कि वे वहां पहुंचते, कई ओर्क प्रकट हुए। जादुई घेरे से सीधे बाहर निकलकर नोआ तेजी से आगे बढ़ा। ओजरी तुरंत पीछे हट गया और पूछा कि क्या भाई बहन इसे संभाल पाएंगे। नोआ ने जवाब दिया, क्रिया। उसकी तलवार एक पल चमकी। राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए, शरीर जमीन पर गिर पड़े, जबकि नोआ ने शांति से अपना हथियार म्यान में रख लिया। यहां तक कि जूलिया भी। थोड़ा प्रभावित होने के बाद उसने सबको आगे बढ़ने को कहा। समय बीतता गया। आखिरकार समूह 10वीं मंजिल पर पहुंच गया। ओजरी एक शेल्फ के सामने रुका और उनसे पूछा कि अगली खोज को गुप्त रखें। कई किताबों को हटाने के बाद दीवार के पीछे एक गुप्त मार्ग दिखाई दिया। ये गलियारा एक सुनसान कमरे की ओर जाता था। उसमें एक और जादुई घेरा था। इसका उपयोग करके वे कई मंजिलों को पार कर सकते थे। पोर्टल सक्रिय हो गया और नीली रोशनी ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया। परिवहन समाप्त हुआ। वातावरण बदल गया था। वे अब 20वीं मंजिल के ठीक सामने खड़े थे। सफेद बालों वाली लड़की मुस्कुराई। इसका मतलब था कि दुश्मन और भी मजबूत होंगे। आगे इंतजार कर रहे थे। समूह गलियारे में और अंदर चला गया। तभी एक और जादुई घेरा प्रकट हुआ। अचानक जमीन फट गई। विशाल जड़ें फूट पड़ी। हर जगह लाल आंखों से ढका विशालकाय वृक्ष राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। ओजरी ने उसे तुरंत पहचान लिया। प्राचीन त्रिमूर्ति। गाइड घबरा गया और उसने स्वीकार किया कि प्राणी उम्मीदों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसे लगा कि बचना असंभव है। जूलिया ने बस मुस्कुरा दिया और उसने सवाल किया कि क्या वह सचमुच सोचता है कि दोनों भाई बहनों को एक साथ लड़ने की जरूरत है। उसके अनुसार वह अकेली ही काफी थी। जूलिया ने हमला बोल दिया। शाखाएं भाले की तरह उसकी ओर बढ़ी। फिर भी वो सहजता से उनके बीच से निकल गई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटती चली गई। वह एक हमले से दूसरे हमले पर छलांग लगाती हुई तेजी से दूरी कम करती चली गई। जैसे ही वह प्राणी की एक आंख की ओर उड़ी, उसके पीछे ऊर्जा के पंख प्रकट हुए। उसकी तलवार ने सीधे उस आंख को भेद दिया। वार सहने के बाद भी वह राक्षस खड़ा रहा। ओजरी चिल्लाया कि उसका तना और शाखाएं स्टील से भी ज्यादा कठोर है और उसने दावा किया कि उन्हें एक जादूगर की जरूरत है। किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही जड़ें अचानक जूलिया के चारों ओर लिपट गई। राक्षस ने उसे पकड़ लिया। शाखाएं उसके शरीर के चारों ओर कस गई, जबकि विशाल लकड़ी के हाथ उसे पूरी तरह कुचलने के लिए तैयार। नोआ ने तुरंत आवाज लगाई, लेकिन हमला बीच में ही रुक गया। एक लाल चमक उभरी। जूलिया ने अपना 5वां रूप प्रकट किया। काली ज्वालाओं ने उसके शरीर को घेर लिया और कवच बना लिया। नोआ आश्चर्य से देखता रह गया। यह कवच से सुरक्षित जीवित अग्नि की तरह लग रहा था। जूलिया ने अपनी शैली का पहला रूप, डार्क फ्लेम स्वॉर्ड डांस, सक्रिय किया। गहरा लाल रंग की अग्नि भड़क उठी। उसने तोड़ दिया। वे तुरंत मुक्त हो गए और अपने पीछे गहरे रंग की लपटों के निशान छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़े। हर प्रहार उन शाखाओं को काटता हुआ आगे बढ़ा जो क्षण भर पहले स्टील का भी प्रतिरोध कर रही थी। मुख्य तने तक पहुंचकर जूलिया ने अपनी सारी शक्ति एक अंतिम हमले में लगा दी। काले लाल लपटों की एक लहर उठ उठी। राक्षस पर सीधा प्रहार हुआ। एक विशालकाय धड़ पर घाव दिखाई दिया। जूलिया ने शांत भाव से कहा कि केवल स्टील ही उसकी तलवार को नहीं रोक सकता। दुर्भाग्य से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ओजरी चिल्लाते हुए बोला। जमीन पर एक छिपी हुई शाखा जूलिया के टखने में लिपट गई।
और भी जड़ें निकली और उसे फिर से जकड़ लिया। सफेद बालों वाली लड़की शांति से पुनर्जनन का अवलोकन कर रही थी और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब तक वह प्राणी पूरी तरह से जल नहीं जाता तब तक वो बार बार लौटता रहेगा। उस राक्षस ने उसे अंदर की ओर खींच लिया। नूह तुरंत समझ गया कि आगे क्या होने वाला है। बिना किसी झिझक के उसने ओजरी को पकड़ा और उसे घसीटते हुए दूर ले गया। साथ ही सबको पीछे हटने का आदेश दिया। जूलिया की आंखें लाल चमक उठीं। फिर सब कुछ फट गया। काली लपटों ने युद्ध क्षेत्र को निगल लिया। झटके से उत्पन्न तरंग ने नूह और ओजरी को जमीन पर पटक दिया। आग ने प्राचीन त्रिमूर्ति को भस्म कर दिया। पूरी तरह से आग बुझ गई जब तक कुछ भी बाकी नहीं बचा। धुआं छंटने के बाद जूलिया शांति से आग की लपटों के बीच से ऐसे गुजरी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने पूछा कि क्या वे आगे बढ़ सकते हैं। ओजरी और नोआ बस देखते रह गए। उस राक्षस को अकेले ही हराया गया था। नूह इसे किसी और से बेहतर समझता था। काली ज्वाला तलवार नृत्य महाद्वीप की सभी युद्ध शैलियों में यह अब तक की सबसे शक्तिशाली आक्रमणकारी शक्तियों में से एक थी। रास्ता साफ हो गया। जूलिया द्वारा प्राचीन त्रिमूर्ति को नष्ट करने के बाद समूह अनंत पुस्तकालय में और गहराई तक चला गया। अंततः वे अपने गंतव्य तक पहुंच गए। कई अलमारियों को देखते हुए नोआ अचानक रुक गया। जिस शीर्षक की उसे तलाश थी उसे देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने उसे उठाया और पुष्टि की कि यही वो वस्तु थी जिसकी ईव ने मांग की थी। पहला उद्देश्य पूरा हो गया था। अब केवल शापित राक्षस ही बचा था। ओजरी ने समझाया, जीवजंतु शायद ही कभी खुले मैदान से दूर भटकते थे, इसलिए समूह ने आसपास खोजना शुरू किया। खोज के दौरान नूह ने एक और किताब देखी। बाकी किताबों के विपरीत ये एक चबूतरे पर अकेली रखी थी। जैसे ही उसने उसे छुआ एक अजीब सी अनुभूति उसके भीतर फैल गई। उसी समय ओजरी को खतरे का आभास हुआ। अचानक कवचधारी आकृति अंधेरे से बाहर निकला। लाल हेलमेट के नीचे उसकी आंखें चमक रही थी। ओजरी ने उसे तुरंत पहचान लिया। यही वह राक्षस था जिसने उसकी पत्नी को शाप दिया था। नूह ने अपनी तलवार निकाली और घोषणा की कि वे उसे खत्म कर देंगे। वो यही था, लेकिन जूलिया उसके सामने खड़ी हो गई। उसके शरीर के चारों ओर लाल ऊर्जा का विस्फोट हुआ और उसने शांत भाव से घोषणा की कि ये लड़ाई केवल उसकी है। तलवार कवचधारी दुश्मन से टकराई और पूरे हॉल में चिंगारियां फैल गई। उसने तुरंत ही लाल ऊर्जा की एक लहर छोड़ी जो हवा में फैल गई। प्रहार जमीन पर हुआ और चारों ओर धूल उड़ गई। फिर भी जूलिया पीछे की ओर धकेल दी गई। उसकी आंखें सिकुड़ गई। एक लंबी लड़ाई खतरनाक होगी। सफेद बालों वाली तलवारबाज ने अपनी गति बढ़ाई और कई शक्तिशाली हमले किए। तलवारें बार बार टकराती रहीं। युद्ध क्षेत्र में चिंगारियां फैल गई। राक्षस ने हर वार का बचाव किया। यहां तक कि नोआ भी हैरान रह गया। जूलिया की शक्ति को रोकने में सक्षम कोई साधारण प्राणी नहीं था। दुश्मन जूलिया ने और जोर लगाया। उसकी गति बढ़ गई और उसने एक जोरदार वार किया। तुरंत बाद उसने अपनी शैली का दूसरा रूप सक्रिय कर दिया। एक बवंडर राक्षस की ओर तेजी से बढ़ा। नूह और ओजरे हमले की चपेट में आने से बचने के लिए एक तरफ हट गए। कवचधारी दुश्मन ने अपनी तलवार से जवाब दिया। शक्तियों का टकराव हुआ और एक भीषण विस्फोट से पुस्तकालय का फर्श हिल गया। जूलिया को एक मौका मिला। उसका वार सीधे राक्षस की छाती पर लगा। फिर दुश्मन। उसने तुरंत पलटवार किया। जूलिया को चोट लगी। वार से वह पीछे की ओर गिर पड़ी और उसकी आभा का कुछ हिस्सा चकनाचूर हो गया। उसने भी इस प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था। राक्षस ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। उसके अंदर हरी ऊर्जा जमा हो रही थी। जूलिया को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसका घायल हाथ उसे चलने नहीं दे रहा था। उचित बचाव। किरण चली। नोआ हिल गया। उसने टकराने से ठीक पहले उसे एक तरफ धकेल दिया। हमले ने फर्श को चीर दिया और उसमें एक विशाल गड्ढा बना दिया। पुस्तकालय के हॉल में नोआ ने राक्षस की ओर मुड़कर घोषणा की कि वह अब युद्ध में शामिल होगा। जूलिया ने सवाल किया कि क्या वह सचमुच इस स्थिति में किसी चीज का सामना कर सकता है। स्तर। नूह ने उसे केवल एक ही बात की चेतावनी दी थी। उसका हाथ। वहीं से अभिशाप की उत्पत्ति हुई थी। जूलिया ने स्वीकार किया कि वह अपने हाथों से पर्याप्त शक्ति एकत्रित नहीं कर सकती। घायल बाह। नोआ पास आया और एक अनुरोध किया। लड़ाई में पहले राक्षस ने एक हमला किया था जिससे उसे चोट लगी थी। वह चाहता था कि वह इसे दोहराए। वह आदान प्रदान एक बार फिर। उसका निशाना अलग था।
राक्षस का हाथ काट दो। जूलिया आखिरकार समझ गई। भाई बहन ने मिलकर हमला किया। काली ज्वाला। जूलिया ने तलवार नृत्य शुरू कर दिया, जिसके जवाब में नोआ ने भी अपना ही एक संस्करण प्रस्तुत किया। लाल और सुनहरी ऊर्जाएं एक साथ दुश्मन पर टूट पड़ी। इस टक्कर से पहले कभी न देखे गए विस्फोट का सृजन हुआ। धुएं ने दुश्मन को घेर लिया। युद्ध क्षेत्र। भाई बहन अगला कदम उठाने की तैयारी करते हुए पीछे हट गए। बादल के अंदर कवचधारी राक्षस दहाड़ा। जूलिया अब उसे गंभीरता से देखने लगी। इस दुश्मन में असाधारण सहन शक्ति थी। उसने अपनी जलती हुई तलवार से फिर से हमला किया और उस प्राणी ने भी उसी तरह जवाब दिया। उनके हथियार हवा में टकरा गए। नोआ ने अपनी ऊर्जा से हमले को रोकने की कोशिश की। दबाव ने उसे तुरंत पस्त कर दिया। सफेद बालों वाली लड़की। उसने अपना दूसरा रूप पुनः सक्रिय किया और आग का एक और बवंडर छोड़ दिया। विस्फोट पुस्तकालय में फैल गया। राक्षस धुएं में छिप गया। हरा प्रकाश फिर से इकट्ठा हुआ। जूलिया ने नूह का नाम पुकारा। इस बार उसने अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। उसकी तलवार बदल गई। सुनहरी रोशनी तलवार पर छा गई। दोहरी ध्रुवीयता। ब्लेड। जैसे ही नूह आगे बढ़ा, उसके चारों ओर की आभा तीव्र हो गई। उसके प्रहार से जमीन हिल उठी। फिर उसने हथियार को दुश्मन की छाती में घुसा दिया। राक्षस दहाड़ा और उसके शरीर में पवित्र शक्ति फैल गई। नोआ लड़खड़ा गया। उसकी सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो चुकी थी। जूलिया उसके बगल में खड़ी हुई और उसने एक और भंवर हमला किया। उसने दुश्मन को खदेड़ने में मदद की और फिर शांति से कहा कि उनके बीच का हिसाब चुकता हो गया है। फिर भी वो राक्षस अभी भी खड़ा था। नूह और जूलिया जम गए। अब उनमें से दो ही बचे थे। अचानक अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। इसने उनकी तकनीक की आलोचना की। सुनहरी रोशनी के बीच नोआ स्थिर खड़ा रहा। उसके चारों ओर एक आवाज प्रकट हुई। उस आवाज ने बताया कि उसकी शक्ति मिश्रित और अपूर्ण है। नूह ने जानना चाहा कि कौन बोल रहा है। उत्तर सुनकर वह चौंक गया। दिव्य सार का उत्तराधिकारी। आवाज ने उसे जागृति पर बधाई दी। एक सिस्टम विंडो खुल गई। दिव्य मूल का उत्तराधिकारी। जागृति पूर्ण हुई। जूलिया ने उसके आसपास की अजीब स्थिति को देखकर उसका नाम पुकारा। नोआ ने बाकी सब कुछ अनदेखा कर दिया। एक नई तकनीक तैयार करते समय सुनहरी ऊर्जा उसकी तलवार के चारों ओर लिपट गई। दिव्य शैली का द्वितीय रूप। दोहरा दिव्य दरार। सुनहरी रोशनी की दो किरणें आगे की ओर विस्फोटित हुई। हमले ने दोनों राक्षसों को प्रहार किया और उन्हें उछाल दिया। पीछे की ओर। नूह को आखिरकार समझ आ गया। यही उसकी शक्ति का असली रूप था। उसके सामने एक और सिस्टम संदेश प्रकट हुआ। निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया। उसी क्षण नूह को इसका एहसास हुआ। उसे दैवीय शक्ति विरासत में मिली थी। उसके आसपास की दुनिया अचानक बदल गई। उसके सामने सुनहरे बालों वाला और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला एक व्यक्ति खड़ा था। उसकी आभा प्राचीन और दिव्य प्रतीत हो रही थी। नोआ ने पूछा कि वह कौन है। अजनबी ने अपना परिचय दिया। ज़ेक्स, पूर्व वाहक। नूह ने उसकी शक्ति के स्रोत पर सवाल उठाया। ज़ेक्स ने विनम्रता से जवाब देने के बजाय उसे एक दोषपूर्ण प्राणी कहा। देवताओं के युग में मानवता ने एक बार दैवीय शक्ति का उपयोग करके आक्रमणकारियों से युद्ध किया था। फिर भी आंतरिक संघर्षों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। लोग उस शक्ति से भयभीत थे, इसलिए उन्होंने इसके उपयोगकर्ताओं को नष्ट कर दिया। दिव्य सार को पुनः प्रकट होने से रोकने के लिए इसे विभाजित कर दिया गया था। पवित्र सार, राक्षसी सार। नोआ को अंततः समझ आ गया कि उसके भीतर रहने वाली दो शक्तियां कभी दुश्मन नहीं थी। वे मूल रूप से एक ही शक्ति थी। और क्योंकि उसके पास दोनों शक्तियां थी, इसलिए दिव्य सार एक बार फिर जागृत हो गया था। उसने तुरंत वह प्रश्न पूछा जो उसके हृदय में काफी समय से था। दुनिया का विनाश। अगर दिव्य शक्ति के उपयोगकर्ताओं के साथ विश्वासघात न हुआ होता, तो क्या मानवता सचमुच आक्रमणकारियों को हरा पाती? ज़ेक्स नामक स्वर्ण आकृति। उसने पूरे आत्मविश्वास से उसकी ओर देखा और बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। मानवता की जीत होती। आक्रमणकारियों का पूर्णतः सफाया हो जाता। यह जवाब सुनकर नोआ को अतीत में लौटने के बाद पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। फिर भी ज़ेक्स ने उसे ज्यादा उत्साहित न होने की चेतावनी दी। आरंभ में दिव्य सार अभी भी अपूर्ण था। इसे युद्ध के माध्यम से विकसित होने और पराजित शत्रुओं से शक्ति अवशोषित करने की आवश्यकता थी। नूह ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। तुरंत। अगर लड़ाई ही भविष्य बदलने का रास्ता था, तो वह बिना पछतावे के उस रास्ते पर चलेगा।
उसने बस बाहर इंतजार कर रहे राक्षस की ओर इशारा किया और उसे कहा कि वो शुरुआत करे। उसके सामने कचरा पड़ा था। जैसे ही नोआ होश में आया, उसके शरीर से सुनहरी और बैंगनी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसके चारों ओर प्रकाश की 6 किरणें प्रकट हुई और जीवित हथियारों की तरह हवा में तैरने लगी। पास के कवचधारी राक्षस ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन नोआ आगे बढ़ गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसका हमला सीधा पड़ा और भ्रष्टाचार फैलाने वाली शापित भुजा चकनाचूर हो गई। राक्षस ने हताशा में प्रकाश की एक भुजा को पकड़ लिया। 6 ब्लेड उसकी ऊर्जा को सोखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नू पहले ही तकनीक समझ चुका था। वे 6 ब्लेड तलवार और ढाल दोनों बन सकते थे। उन्होंने हमला किया और साथ ही बचाव भी किया। नोआ के युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ने पर राक्षस सदमे से घूरते रहे। जैसे ही उसने राक्षस के शरीर को भेदा, उसके चारों ओर सुनहरे हथियार लहराने लगे, एक के बाद एक सटीक वार से सीने पर वार करते हुए। नू ने हल्की सी मुस्कान के साथ स्वीकार किया कि अंततः लड़ाई उनके पक्ष में हो गई है। कवचधारी प्राणी दहाड़ता हुआ लगातार वार करता रहा। हमलों ने उसके शरीर को चीर डाला। कुछ ही क्षणों बाद पहला राक्षस अंतिम प्रहार से ढेर हो गया। नू तुरंत दूसरे दुश्मन की ओर मुड़ा। हरी ऊर्जा। जैसे ही उसने एक और किरण तैयार की, उसके मुंह के अंदर ऊर्जा जमा हो गई। जूलिया ने उसे बचने के लिए चिल्लाया, लेकिन समय नहीं था। हमला उस तक पहुंच चुका था। नू ने प्रतिक्रिया दी। उसने तुरंत प्रकाश की किरणों से एक ढाल बना ली। सुनहरी और हरी ऊर्जा उसके सामने टकराई और पुस्तकालय के फर्श पर फैल गई। दबाव। यह भयावह था। प्रभाव से कई हल्की धारियां चकनाचूर हो गई। नोआ धीरे धीरे उठा, जबकि बची हुई धारियां उसके चारों ओर तैर रही थी। जूलिया ने देखा। वो सचमुच हैरान था, क्योंकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। नू ने बस मुस्कुराते हुए कहा कि लड़ाई 2 के मुकाबले 1 की हो गई है। वो आगे बढ़ा। फिर से। इस बार उसके हाथ में शुद्ध प्रकाश की एक तलवार बन गई। हमला सीधे राक्षस पर हुआ और सुनहरी ऊर्जा का एक भयंकर विस्फोट हुआ। अंततः दुश्मन सचमुच हार गया। इसके तुरंत बाद एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। दिव्य मूल स्तर बढ़ गया। जैक्स की आवाज एक बार फिर गूंजी और उसने नोआ को बधाई दी। इस तरह दिव्य मूल का विकास होता है। नोआ को आखिरकार समझ आ गया कि इसका क्या मतलब है। युद्ध के माध्यम से मजबूत होने का सही अर्थ यही था। ओजरी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे अपनी आंखों देखी हुई चीज पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। जूलिया उनके बगल में खड़ी हुई और पुष्टि की कि राक्षस अंततः नष्ट हो गया है। उसी समय उसने कुछ अप्रत्याशित देखा। अभिशाप गायब हो गया। उसका प्रभाव अब उसके शरीर में नहीं रहा। इसका मतलब था कि ओजरे की पत्नी भी बच गई थी। गाय धन्यवाद देते हुए भावुक हो गया। उन्हें बार बार। जूलिया ने उत्सव को नजरअंदाज किया और नू की ओर मुड़ गई। सफेद बालों वाली लड़की ने धीरे से कहा कि अब वो पहले जैसा नहीं दिखता। एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोर मात्र 2 स्टार का हो। उसे जवाब चाहिए थे। उसने ये तकनीक कहां से सीखी थी? नोआ चुप रहा। जूलिया फिर भी आगे बढ़ती रही। राक्षसी मूल से जुड़े कई स्कूल थे। जादुई तलवार शैली अधिकांश तकनीकों की नींव थी। अंधेरा, ज्वाला विनाश और जबरदस्त आक्रमण शक्ति में माहिर थी। वहीं काली बिजली गति और गतिशीलता पर केंद्रित थी। अगाध शैली छल और गुप्त गतिविधियों पर आधारित थी। लेकिन नू की शक्ति उनमें से किसी के पास नहीं थी। तनाव का माहौल छा गया जब वे एक को घूर रहे थे। एक पल के लिए नोआ के पास कोई जवाब नहीं था। जूलिया अचानक मुस्कुराई। रहस्य का अब कोई महत्व नहीं रह गया था। इसके बजाय उसने घोषणा की कि वह इसके लिए उत्सुक है। उस दिन उनकी जमकर लड़ाई हुई। दासकोर हवेली में वापस आकर नोआ अंततः काइल के साथ शाश्वत गहराई की पुस्तक लेकर लौटा। जिस क्षण वह ईव के घर में प्रवेश करते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फर्नीचर हर जगह बिखरा पड़ा था और फर्श पर युद्ध के निशान थे। सुनहरे बालों वाला तलवारबाज। तुरंत ही पता चल गया कि क्या हुआ था। ईव का अपहरण हो गया था। अपराधी स्कार था। वो नू के बारे में जानकारी की तलाश में घर में घुस आया था और संभवतः उससे जवाब निकलवाने के लिए उसका अपहरण कर लिया गया। नोआ ने तुरंत सब कुछ जोड़ दिया। भाड़े के सैनिक, जंगल पर हमला, सूचना की खोज। स्कार वहीं खड़ा रहा। इन सबके पीछे नू के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। स्थिति सरल हो गई थी। वे ईव को बचा लेंगे। नू ने खुले तौर पर घोषणा की कि यह अब कोई रहस्य नहीं रहेगा। बचाव, यह प्रतिशोध होगा। क्लाइस ने भी शामिल होने का फैसला किया, क्योंकि ईव का अपहरण उसकी निगरानी में हुआ था।
काइल ने उन्हें रोकने की कोशिश की और सुझाव दिया। अतिरिक्त सैनिकों का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन नुओ ने तुरंत मना कर दिया। अब समय सावधानी बरतने की अनुमति नहीं दे रहा था। काले बालों वाले युवक ने उन्हें याद दिलाया कि दास्कोर की तलवारें। उन्होंने कभी भी दुश्मनों की संख्या अधिक होने के कारण हार नहीं मानी। उन्होंने काइल को पीछे रहकर हवेली की रक्षा करने का आदेश दिया। प्रशिक्षक मान गया और उसने अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा करने का वादा किया। कुछ ही समय बाद नोआ और सील स्कार की जागीर की ओर चल पड़े। यात्रा के दौरान नोआ ने चुपके से पूछा कि क्या ईव ठीक रहेगी। सीज ने उसे आश्वस्त किया और फिर कुछ अप्रत्याशित बात बताई। उसका राक्षसी मूल हमेशा से अन्य भाई बहनों की तुलना में कमजोर रहा था। इसी कारण अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए उसने अपनी युद्ध शैली को निखारा और उसकी भरपाई के लिए तकनीकें विकसित की। नू को अंततः उनकी पिछली लड़ाई का अर्थ समझ आ गया, इसीलिए वह सिया की चालों का अनुमान नहीं लगा पाया। उसने जो कुछ भी किया वह ईव के लिए किया। ताकतवर बनना उसका एकमात्र उद्देश्य था ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। अंततः वे स्कार के महल तक पहुंचकर दोनों द्वार के सामने ही घोड़े से उतरे। पहले तो नोआ ने ईव का पता लगाने के लिए सावधानीपूर्वक खोजबीन करने की योजना बनाई थी। फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। पूरी तरह से पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। वो आगे बढ़ा और गेट पर लात मारी। प्रवेश द्वार धमाके के साथ फट गया, जबकि नोआ अपनी आभा के विस्फोट के साथ आगे बढ़ा। उसके चारों ओर अचानक एक पूरी यूनिट ने उन्हें घेर लिया। स्कार शैडो ऑपरेटिव्स इंतजार कर रहे थे। अचान को तुरंत चेतावनी दी गई कि ये विरोधी उनके आसपास है। कुशल, उनके नेता, ने दुश्मनों के इलाके में सीधे घुसने के लिए भाइयों का मजाक उड़ाया और हंसे। नू ने उन्हें बिना किसी रुचि के देखा और शांत भाव से कहा कि उसे समय बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। छोटे मोटे विरोधी। एक भाड़े के सैनिक ने पीछे से हमला किया। नू उन्हें तुरंत देख लिया। उसने हथियार को रोका और एक जोरदार लात मारकर जवाब दिया। बाकी बचे हुए सैनिक, वे सब एक साथ आगे बढ़े और घोषणा की कि स्कार का विरोध करने वाले किसी को भी दया नहीं दिखाई जाएगी। नू तुरंत ही घिर गया। वो हमलों के बीच से निकल गया, आश्चर्यजनक सटीकता के साथ। एक वार को रोकते हुए दूसरे से बचने के लिए वह एक तरफ हट जाता था। उसकी तलवार लगातार आक्रमण और बचाव के बीच चलती रही और आंगन में चिंगारियां बिखरती रहीं। उसी समय सी दूसरी तरफ लड़ रहा था। सुनहरे बालों वाला तलवारबाज हवा में उछला और अपनी तलवार को नीचे की ओर जोर से मारा। इस प्रहार से जमीन हिल उठी। फिर उसने अपनी काली बिजली शैली के तीसरे रूप को सक्रिय किया। नीले काले रंग की गड़गड़ाहट एक तेज लहर की तरह बाहर की ओर फैली और भाड़े के सैनिकों को चीरती हुई आगे बढ़ी। बिजली के तेज बहाव के बीच कई हमलावर पीछे की ओर गिर पड़े। उनके शरीर पर वार किया। सेमीर ने अपनी तलवार फिर उठाई और खुलेआम उन्हें चुनौती दी कि वे सब मिलकर उस पर हमला करें। नू ने कुछ पल देखा और महसूस किया कि उसका भाई अकेले ही उस पक्ष का सामना कर सकता है। दुर्भाग्यवश एक ऑपरेटिव ने इस मौके का फायदा उठाते हुए पीछे से उस पर हमला कर दिया और उसे चेतावनी दी कि युद्ध के दौरान अपना ध्यान न भटकने दे। हमलावर ने अचानक एक अजीब सी वस्तु निकाली। उसकी जेब। नू के पैरों के नीचे एक गहरा लाल जादुई घेरा फैल गया और आंगन में फैल गया। भाड़े के सैनिक ने गर्व से बताया कि यह उनमें से एक था। उनकी गुप्त तकनीकें। शापित ऊर्जा से ढकी अपनी तलवार के साथ वह नू की ओर कूदा और सीधा हमला किया। नू ने मूल्यांकन सक्रिय किया। उसने तुरंत अपने प्रतिद्वंदी की पहचान की पुष्टि कर ली। वॉल्ट कोई साधारण भाड़े का सैनिक नहीं था। उसके पास एक गुप्त तकनीक थी जो विशेष रूप से उसके लिए बनाई गई थी। राक्षसी मूल शक्ति का उपयोग करने वालों के खिलाफ लड़ाई। नोआ ने अपनी दिव्य शैली के दूसरे रूप को सक्रिय करने का प्रयास किया। उसके शरीर में तेज दर्द हुआ। जैसे ही उनकी तलवारें टकराई, छत तकनीक सक्रिय हो गई और उसके राक्षसी मूल को दबा दिया। नोआ पीछे की ओर लड़खड़ा गया, जबकि वॉल्ट ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसके अनुसार केवल तलवारबाजी से जीत कभी नहीं मिल सकती थी। जलती हुई दीवार के अंदर स्थिति प्रतिकूल हो गई। सुनहरे बालों वाले तलवारबाज ने तुरंत नू को आगे बढ़ने का आदेश दिया। वह पीछे रहकर मोर्चा संभालेगा। दुश्मन वापस आ गए हैं। नू ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि ईव को बचाना सबसे जरूरी था। नू आग की लपटों को चीरते हुए हवेली के अंदर और गहराई तक घुस गया, जबकि सीज अकेले ही सैनिकों के खिलाफ खड़ा रहा। दुश्मनों ने तुरंत उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन सुनहरे बालों वाले तलवारबाज ने एक हाथ उठाया। अपने कोर सील हो गया। जादू अभी भी बरकरार था।
पत्थर जमीन से ऊपर उठा और उसके नीचे एक रास्ता बना दिया। सेरसेमिस ऊपर की ओर कूदी और ऊंची जगह पर उतरी। युद्ध क्षेत्र में पत्थर के कांटों की दीवारें बनाने से पहले कई हमलावर तुरंत फंस गए। वॉल्ट ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई। उसने बस पलट कर देखा। अगर वॉल्ट लड़ना चाहता था तो उसे उससे लड़ना चाहिए था। इसी बीच हवेली के अंदर ईव बंधी बैठी थी, जबकि स्कार उससे नोआ के रहस्य के बारे में पूछताछ करता रहा। चाहे वह कितनी भी बार पूछता, बैंगनी बालों वाली ईव लड़की ने जवाब देने से इनकार कर दिया। स्कार ने आखिरकार खुलासा किया कि उसने पहले ही उसके कई अधीनस्थों को पकड़ लिया था। ईव ने उसे घृणा से देखा। उसने पुकारा, उसे कचरा समझो। उसके जैसे किसी को परिवार में रखना अपमानजनक था। अचानक बाहर से एक आवाज आई। स्कार खिड़की की ओर मुड़ा। ईव मुस्कुराई। उनका नासम छोटा भाई सीधे जाल में फंस गया था। फिर भी उसने स्कार का फिर से मजाक उड़ाया। चालाकी भरे तरीके दासकोर परिवार को रास नहीं आते थे। अपमान का गहरा असर हुआ। उसने चिल्लाकर कहा कि वह अंततः नूह की शक्ति को अपनी आंखों से देखेगा और क्रोध में हवा की ओर बढ़ा। खिड़की टूट गई। हमारी लड़के ने अंदर कदम रखा, जबकि उसके चारों ओर अभी भी टुकड़े गिर रहे थे। उसकी नजर सबसे पहले ईव की ओर गई ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि वह सुरक्षित है। उसके बाद ही उसने स्कार की ओर रुख किया। उसने घोषणा की कि वह उसे वापस ले जाने आया है। कुछ समय बाद स्कार कंकाल सैनिक हर दिशा से दौड़ पड़े, लेकिन नोआ उनके बीच से निकल गया। बिना धीमे हुए उसकी प्रकाशमय तलवारें रक्षकों की तरह उसके चारों ओर घूम रही थी। पास आने वाला हर कंकाल पल भर में कटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता था। स्कार गुस्से में चिल्लाया और पूछा गया कि क्या नूह को सचमुच विश्वास था कि वह अकेले पूरी सेना से लड़ सकता है। उसने अपने भाई की तलवार को रोका, कंकाल के एक और हमले से बचने के लिए बगल में मुड़ा और तुरंत पलटवार किया। उसकी तलवार से सुनहरी ऊर्जा निकली और पूरे कमरे में फैल गई। कंकालों की सेना ध्वस्त हो गई। स्कार खुद पीछे हट गया। उसके चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए। हमला उस तक पहुंच गया। पीछे हटने के बजाय गुलाबी बालों वाले तलवारबाज ने अपना हथियार जमीन में गाड़ दिया। उनके पैरों के नीचे बैंगनी ऊर्जा फैल गई और बाहर आंगन में दरारें पड़ गई। धरती फट गई। एक विशाल कंकाल ड्रैगन प्रकट हुआ। स्कार, उसने नूह की ओर इशारा किया और उस दरिंदे को उसे फाड़ डालने का आदेश दिया। उसकी खाली आंखें भयानक आग से जल रही थी और हड्डियां आपस में रगड़ खा रही थी। आश्चर्यजनक रूप से नोआ ने केवल मुस्कुराया। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। दिव्य कोर स्तर 12। उसके चारों ओर सुनहरी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। नूह ने अपनी दिव्य शैली के 5वें रूप को सक्रिय किया और अजगर की ओर अग्रसर हो गया। राक्षस दहाड़ा और वही। नूह की आंखों और अजगर की खोपड़ी दोनों के अंदर सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। फिर सब कुछ बदल गया। अजगर हिलना बंद कर दिया। नूह उसके सिर पर जा गिरा। स्कार, उसने उस प्राणी को हमला करने के लिए चीख चीख कर उकसाया, लेकिन वह जानवर स्थिर रहा। नूह ने शांत भाव से समझाया कि अब वह अजगर उसका है। दिव्य शक्ति ने उसे अपने अधिकार में ले लिया था। नियंत्रण। स्कार का धैर्य टूट गया। उसके चारों ओर काली ऊर्जा एकत्रित होने लगी। उसने अगाध शैली का पहला रूप सक्रिय किया। हमला आगे बढ़ा। ठीक उसी क्षण, कुछ ही क्षण में नोआ अजगर के सिर से गायब हो गया और स्कार के पीछे प्रकट हुआ। एक ही बार, बस इतना ही काफी था। स्कार जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर हार के भाव साफ झलक रहे थे। फिर भी गुलाबी बालों वाले उस आदमी ने धीरे से मुस्कुराया। उसने माना कि वो कभी नहीं चाहता था। इसका इस्तेमाल करने के लिए उसके हाथ में एक बांसुरी प्रकट हुई। एक विशाल जादुई घेरा सक्रिय होते ही आंगन में नीली रोशनी फैल गई। 2 छाया सेवक, वे तुरंत प्रकट हुए। उनके बीच ईव खड़ी थी, एक बार फिर बंधक। स्कार हंसा और नोआ से पूछा कि क्या वह सचमुच उसे बचाने आया है। नोआ ने छिपने के लिए उसे कायर कहा, किसी और के पीछे। स्कार ने वादा किया कि वह उसे बाद में छोड़ देगा। नूह की मृत्यु के बाद जैसे ही वह आगे बढ़ा, उससे काली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। नूह हिल नहीं सका। एक गलती ईव को खतरे में डाल सकती है। अचानक लाल ऊर्जा की एक विशाल लहर उनके बीच आ टकराई। स्कार जम गया। आंगन में भारी कदमों की आवाज गूंज उठी। डायमंड डोरे आ चुका था। कवचधारी सबसे बड़ा भाई ईव के बगल में खड़ा था और उसकी आभा ने आसपास के सभी लोगों को दबा दिया था। नोआ सचमुच हैरान दिख रहा था। डेमन ने शांत भाव से कहा कि ईव ने उत्तराधिकार युद्ध में पहले ही तटस्थता की घोषणा कर दी थी।
उसे बंधक बनाना कानून का उल्लंघन था। पारिवारिक कानून। स्कार चिल्लाया कि उसे परवाह नहीं है। डेमन का चेहरा ठंडा पड़ गया। अगर स्कार नियमों की अनदेखी करता है तो उसे सजा मिलेगी। अनुसरण करेगा। उसने सबको याद दिलाया कि तटस्थ भाई बहन के मामले में दखल देना मना है। उसी समय नूह को भी अनुमति मिल गई। लड़ाई हो सकती थी। जारी रखो, इस बार बिना किसी प्रतिबंध के। नोआ ने स्कार की ओर देखा और खुलेआम उसका मजाक उड़ाया। क्या वह बंधकों के बिना सचमुच लड़ नहीं सकता था? ये शब्द स्कार को चुभ गए। स्कार गुस्से से भड़क उठा। अंधेरा उसके शरीर को चारों ओर से घेर लिया। अगाध शैली का 7वां रूप। परछाइयों के आवरण ने उसे ढक लिया और उसकी शक्ति भयावह रूप से बढ़ गई। नूह तुरंत खतरे को समझ गया। अगाध शैली, छल, कमजोरियों का फायदा उठाने और अप्रत्याशित हमलों में माहिर। वह स्कार को युद्ध का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लेने दे सकता था। दोनों भाई आगे बढ़े। उनकी तलवारें टकराईं। आंगन में लगातार प्रहार होते ही स्टील की गड़गड़ाहट गूंज उठी। नूह ने अचानक दोहरी दिव्य दरार छोड़ी और सुनहरी ऊर्जा आगे बढ़ी। जब स्कार ने उसे रोका तो वो खुद भी हैरान रह गया। जवाबी हमला तुरंत शुरू हो गया। चौथे प्रकार का अदृश्य वार। नूह प्रतिक्रिया देने में असमर्थ रहा। हमला सीधा लगा। खून फैल गया। वो पीछे की ओर गिर पड़ा। स्कार के लगातार आगे बढ़ते रहने के बावजूद नोआ के शरीर में तेज दर्द हुआ। आखिरी क्षण में नोआ एक और हमले से बच गया और बची हुई शक्ति का उपयोग करके ढाल बना ली। तेज धार वाले ब्लेड। स्कार अविश्वास से उसे घूर रहा था। घायल होने के बावजूद नोआ बच निकला। लड़ाई आंगन में हमलों के तूफान में बदल गई। इस झड़प के दौरान नोआ को कुछ एहसास हुआ। स्कार के तरीके गंदे थे लेकिन कारगर थे। अंत में उसने पूछा कि प्रतिभा होने के बावजूद उसके भाई ने ऐसा रास्ता क्यों चुना। स्कार की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आवाज बदल गई। विक्टर दास्कोर ने कभी नहीं। उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने चाहे जो भी हासिल किया हो, उनके पिता ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसीलिए उन्होंने सामान्य शैलियों को त्याग कर अपनी खुद की शैली बनाई। पथ। वो उत्तराधिकार युद्ध में जीत के माध्यम से मान्यता प्राप्त करने के लिए बाध्य होगा। अंधकारमय ऊर्जा फिर से एकत्रित हुई। 9वां रूप, ड्रैगन दफन विनाश। एक विशाल लाल, उसके ऊपर एक गोला बना और फिर वो ऊर्जा के एक विशालकाय अजगर में बदल गया। हमला नूह की ओर तेजी से बढ़ा और टकराते ही फट गया। आंगन गायब हो गया। प्रकाश के नीचे आखिरी क्षण में सुनहरी तलवारें एक गोले में सिमट गई और उसकी रक्षा की। नूह बच गया, लेकिन उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसके भीतर का राक्षसी तत्व प्रकट हो चुका था। अपनी सीमा तक पहुंच गया। अचानक उसकी गर्दन में दर्द फैल गया। तभी उसे जहर याद आया। जब स्कार ने उसे मारने की कोशिश की थी, तब नोआ ने उसका कुछ हिस्सा बचाकर रखा था। उसने जमी हुई गोली निकाली। स्कार की आंखें चौड़ी हो गई। उसने पूछा कि क्या नोआ पागल हो गया है। उस दवा ने राक्षसी प्रवृत्ति को बेकाबू कर दिया था। नोआ। फिर भी उसने उसे निगल लिया। सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसकी आभा में जबरदस्त उछाल आया। दूसरों के लिए यह जहर था, उसके लिए यह औषधि बन गया था। एक सिस्टम विंडो प्रकट हुआ। दिव्य कोर्स तरबीस। युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। वे दोनों खंडहर हो चुके आंगन में एक दूसरे के सामने खड़े थे, जबकि उनकी आभाएं ऊपर उठते रहे। हमारा बालक दिव्य शैली के दूसरे रूप की तैयारी करते हुए अपनी तलवार के चारों ओर सुनहरी और बैंगनी ऊर्जा एकत्रित कर रहा था। प्रकाश और अंधकार, वे आपस में जुड़कर तूफान की तरह स्कार की ओर बढ़े। स्कार ने तुरंत जवाब दिया। उनकी तकनीकें आपस में टकरा गई। एक भीषण विस्फोट ने आंगन को अपनी चपेट में ले लिया और हवेली के एक और हिस्से को तहस नहस कर दिया। धूल और मलबा आसमान में छा गया, जबकि हर तरफ झटके फैल गए। दिशा। डेमन दास्कोर ने अपनी ढाल उठाई और ईव को मलबे से बचाया। स्कार की जागीर के अवशेष जहते ही चारों ओर धुआं छा गया। उनके चारों ओर। जब दृश्यता वापस आई तो नूह और स्कार अभी भी खड़े थे। नूह ने धीरे से अपनी तलवार आगे की ओर तान दी। उसने स्वीकार किया कि उसकी उसे मारने की कोई इच्छा नहीं थी। आत्मसमर्पण, यही प्रस्ताव था। स्कार एक घुटने पर बैठ गया। उसकी आंखों में अंततः हार स्पष्ट दिखाई दी। उसने अपनी हार स्वीकार की और कहा कि वह अपना राक्षसी मूल तत्व सौंप देगा। तभी नोआ ने देखा कुछ। स्कार मुस्कुरा रहा था। गुलाबी बालों वाले तलवारबाज ने अचानक एक खंजर चला दिया। डेमियन और ईव तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। स्कार,
उसने चिल्लाकर कहा कि वह कभी नू के सामने घुटने नहीं टेकेगा। नू को मारा गया और वो नीचे गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसके पूरे शरीर में दर्द फैल गया। ईव ने तुरंत आवाज लगाई। स्कार ने उनकी बात अनसुनी कर दी और आखिरी वार की तैयारी करने लगा। नोआ ने उसे मजबूर किया, खुद को संभाले रखा। आखिरी क्षण में उसने पलटवार किया और स्कार की भुजा को नष्ट कर दिया। गुलाबी बालों वाला तलवारबाज वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों में अभी भी घृणा झलक रही थी। हार के बावजूद उसने वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद नू भी गिर पड़ा। दोनों भाई युद्ध के मैदान में एक साथ पड़े थे। डेमियन तुरंत नू के पास पहुंचा और उसकी हालत देखी। चोट गंभीर थी और समय कम होता जा रहा था। इससे पहले कि कोई और घबराता, ईव के चारों ओर हरी लपटें दिखाई दी। बैंगनी बालों वाली लड़की ने आखिरकार अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। शक्ति, कोमल हरी आग ने नू के शरीर को घेर लिया। घाव धीरे धीरे भरने लगे और क्षतिग्रस्त मांस ठीक होने लगा। उसकी बाह पर लगा गहरा घाव गायब हो गया और रंग, उसके चेहरे पर भाव लौट आए। कुछ क्षणों के बाद नोआ ने आखिरकार अपनी आंखें फिर से खोली। ईव हल्की सी मुस्कुराई। उसने स्वीकार किया कि उसमें युद्ध कौशल की कमी थी, लेकिन उसकी कोर का अभी भी उपयोग था। नोआ ने चुपचाप उसे धन्यवाद दिया और फिर से स्कार की ओर देखा। इस लड़ाई का एक अंतिम इनाम बाकी था। स्कार के शरीर से धीरे धीरे गहरे लाल रंग की ऊर्जा का एक गोला उठा। राक्षसी शक्ति। नोआ ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, सुनहरी और बैंगनी रोशनी ने उसे घेर लिया। शक्ति सीधे उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी और सिस्टम विंडो एक के बाद एक दिखाई देने लगी। उसका राक्षसी मूल एक साथ कई चरणों में आगे बढ़ गया। शक्ति का प्रवाह उसके भीतर भर गया। उसके जरिए उसी क्षण सीना आ गया। सुनहरे बालों वाले तलवारबाज ने तुरंत ईव की जांच की और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद निश्चिंत हो गया। डेमियन, नू की खुलेआम प्रशंसा की गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सबसे छोटा भाई स्कार जैसे व्यक्ति को हरा देगा। कुछ ही देर बाद एक दूत आया। लॉर्ड विक्टर ने बुलाया था। नू। वह युवक तुरंत चला गया और कुलपति के हॉल में प्रवेश कर गया। विक्टर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने सीधे सवाल पूछा। उसने सुना था कि नू ने दावा किया था, स्कार का राक्षसी मूल, क्या यह सच था? नोआ ने सब कुछ पुष्टि कर दी। लड़ाई निष्पक्ष थी। फिर विक्टर ने एक और सवाल पूछा, स्कार कितना शक्तिशाली था? नोआ जवाब देने से पहले उसने कुछ देर सोचा। तलवारबाजी, शक्ति और दृढ़ संकल्प में वह उससे आगे निकल चुका था। विक्टर उसे घूरता रहा और पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगता है। जीत उसी की थी। नू कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने उत्तर दिया, शक्ति की उसकी प्यास सबसे अधिक थी। वो हार जाएगा, इस मामले में कोई नहीं। विक्टर पहली बार मुस्कुराया। इस जवाब से उसे तसल्ली मिली। स्कार को हराने के इनाम के तौर पर नोआ कुछ भी मांग सकता था। हथियार, धन, खजाने, सत्ता। कुलपति इसे स्वीकार कर लेंगे। नू ने इनमें से किसी की भी मांग नहीं की। वह किसी विशिष्ट स्थान की यात्रा करने की अनुमति चाहता था। विक्टर ने उसके लालच की कमी पर सवाल उठाया। अधिकांश लोग सोना या शक्तिशाली कलाकृतियां चुनते। नू ने बस मुस्कुरा दिया। वहां जो चीज इंतजार कर रही थी उसका कहीं अधिक महत्व था, शक्ति। विक्टर को आखिरकार समझ आ गया। नू ने जो कुछ भी किया उसका अंतिम लक्ष्य एक ही था, शक्ति। अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। कुछ समय बाद एक रथ दूर पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरा। दास्कोर क्षेत्र। अंदर नोआ, लिडिया और सेलेना के साथ बैठे थे। आगे की यात्रा उन्हें उनके अगले गंतव्य की ओर ले जाएगी। जाने से पहले नोआ, उन्होंने चुपचाप उनसे कहा कि उनके आसपास के मामले उन्हीं के हाथों में रहेंगे। दोनों नौकरानियों ने सिर हिलाया। वो सब कुछ उन पर छोड़ सकते थे। नौकरानियां अचानक झुक गई। गाड़ी की खिड़की की ओर इशारा करते हुए उसने बाहर की ओर इशारा किया और बताया कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। गाड़ी धीरे धीरे एक विशाल द्वार के पास पहुंची और फिर एक बड़े से महल के सामने रुक गई। पहाड़ों में बनी हुई इमारत। नू सबसे पहले नीचे उतरे और हल्की मुस्कान के साथ आगे देखा। आखिरकार वे पहुंच गए थे। ड्रैकोनिया, मनुष्यों और ड्रैगनों के बीच गठबंधन द्वारा निर्मित पौराणिक शहर। जैसे ही समूह प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, ड्रैगन किंग के 2 रक्षकों ने तुरंत नू को पहचान लिया और सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उन्होंने अपना परिचय ड्रैकोनिया के दूतों के रूप में दिया और नोआ को शहर घुमाने का प्रस्ताव दिया। नोआ ने उन्हें धन्यवाद दिया जबकि लिडिया और सेलेना चुपचाप देखती रहीं।
उनके चारों ओर सब कुछ बदल गया। अचानक पास की पहाड़ियों से राक्षसों का एक समूह प्रकट हुआ और उन्हें घेर लिया। उनका सरदार एक विशाल कुल्हाड़ी लिए आगे बढ़ा। जब बाकी लोग उसके पीछे फैल गए तो उसने अपना कंधा आगे बढ़ाया। ड्रैगन किन गार्डों ने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए और नूह को पीछे हटने का आदेश दिया। नूह टस से मस नहीं हुआ। इसके बजाय उसे ओग्रे जनजातियों और ड्रैगन किन कुलों के बीच पुराने संघर्ष याद आ गए। इस क्षेत्र पर हमेशा से ही लड़ाई होती रही थी। अगर अब ओग्रे हमला करते तब उनका लक्ष्य स्पष्ट हो गया। दासोर परिवार ड्रैकोनिया की सहायता के लिए आया था। कोई उस गठबंधन को तोड़ना चाहता था। नोआ ने शांति से लिडिया और सेलेना को गाड़ी के अंदर ही रहने को कहा। दानवों का सरदार हंसा और ड्रैगन जाति के लोगों का बाहरी लोगों पर निर्भर रहने के लिए मजाक उड़ाया। उसने दावा किया कि उसे कमजोरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने नूह को जाने का आदेश दिया। नूह ने भी वही शब्द दोहराए, अभी चले जाओ, और उसने उन्हें जाने दिया। राक्षस नेता वह क्रोध से भड़क उठा। उसने हमला कर दिया। विशाल मुट्ठी के नीचे आते ही नूह के शरीर से सुनहरी और बैंगनी रोशनी फूट पड़ी। इस प्रहार से उसके नीचे की जमीन चकनाचूर हो गई, लेकिन वह अडिग रहा। राक्षस ने तुरंत संभल कर नूह की ओर एक बड़ा पत्थर फेंका। नूह की तलवार के चारों ओर प्रकाश और अंधकार का तांता लग गया। तभी उसने पहला वार किया। उसकी शैली के अनुरूप हमले ने राक्षस के सिर पर सीधे प्रहार करने से पहले ही चट्टान को तुरंत नष्ट कर दिया। फिर भी राक्षस ने गिरने से इनकार कर दिया और फिर से हमला कर दिया। शुद्ध शक्ति। नूह तुरंत समझ गया। कोई तकनीक नहीं, कोई चाल नहीं, केवल क्रूर बल। वो आगे बढ़ा और उसने सीधे वार से जवाब दिया। उसकी तलवार तुरंत उसके पीछे आई। युद्ध समाप्त हो गया। राक्षस सरदार गिर पड़ा। अपने सरदार को पराजित देखकर बचे हुए राक्षस दहाड़ते हुए एक साथ हमला करने लगे। नूह ने युद्ध क्षेत्र पर नजर डाली, अपनी दिव्य शैली के दूसरे रूप को सक्रिय करते हुए। सुनहरी तलवारें आकाश में छा गई और बारिश की तरह बरसने लगी। एक के बाद एक राक्षसों को तब तक एक तरफ फेंक दिया गया जब तक कि सन्नाटा छा गया। ड्रैगन परिवार के सदस्य अविश्वास से घूर रहे थे। लिडिया और सेलेना ने तुरंत उसकी प्रशंसा की। हालांकि नूह ने केवल आह भरी और उन्हें छोड़कर जाने के लिए फटकार लगाई। गाड़ी पहले ही आ गई थी। दोनों दासियों ने एक साथ जवाब दिया कि उसकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। इससे पहले की बात आगे बढ़ती, नूह ने अचानक अपना सिर उठाया। कोई देख रहा था। एक अजगर ऊपर चक्कर लगा रहा था। नीचे आओ, उसने कहा। वो प्राणी बिना किसी झिझक के नीचे उतर गया। एक आदमी उसकी पीठ से कूद गया जबकि अजगर इतनी जोर से उसके बगल में उतरा कि सड़क हिल गई। नए आने वाले ने परिचय कराया। खुद को डेलबाल्ट बताते हुए उसने स्वीकार किया कि उसने पूरी लड़ाई देखी थी। नूह ने पूछा कि उसने मदद क्यों नहीं की। डेलबाल्ट ने शांत भाव से उत्तर दिया, एक राजा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। कमजोरी। नूह ने हल्की सी मुस्कान दी, तो ये एक परीक्षा थी। डेलबाल्ट ने सिर हिलाया और घोषणा की कि नूह उत्तीर्ण हो गया है। वह स्वयं उसे लॉर्ड से मिलवाने के लिए ले जाएगा। अल्गार्डोस। लिडिया और सेलेना शहर की सुंदरता निहारते हुए समूह ड्रैकोनिया के भीतरी हिस्सों में प्रवेश कर गया। यहां मनुष्य और ड्रैगन एक साथ रहते थे। बाजार मिश्रित थे। दोनों संस्कृतियां एक साथ थी और यहां तक कि अजगर भी खुलेआम ऊपर उड़ रहे थे। एक विशाल हरा अजगर आकाश में उड़ता हुआ आया और नीचे सड़कों पर अपनी छाया डाल रहा था। वे चुपचाप देखते रहे। डेलबाल्ट अंधेरी गुफा से होते हुए समूह का नेतृत्व कर रहा था, जो केवल लालटेन की रोशनी से जगमगा रही थी, जब तक कि वे एक विशालकाय दरवाजे तक नहीं पहुंच गए जिस पर ड्रैगन का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। कमांडर ने नोआ दासकोर के आगमन की घोषणा की। तभी दूसरी ओर से एक आवाज आई, अंदर प्रवेश करो। शिखर पर खुदी हुई आंखें अचानक चमक उठीं। पत्थर के द्वार धीरे धीरे खुल गए। कक्ष में दबाव भर गया। ये असहनीय था। नूह ने तुरंत इसकी तुलना विक्टर दासकोर से की गई। यह उपस्थिति शायद उसके बराबर या उससे भी अधिक थी। उसके आसपास मौजूद ड्रैगन तुरंत एक घुटने पर बैठ गए। लिडिया और सेलिना भार के नीचे संघर्ष कर रही थी जबकि नोआ खड़ा रहा और अंधेरे में घूरता रहा। तभी कुछ हिला। एक विशालकाय सफेद अजगर आगे बढ़ा। उसके शरीर के पीछे सुनहरे पंख खुल गए जबकि उसकी चमकदार आंखें सीधे नूह पर टिकी हुई थी। ड्रैगन योद्धा और दोनों दासियां घबराकर एक तरफ खड़ी हो गई जब नूह ने अपना परिचय दिया, स्वयं को दासकोर परिवार के उत्तराधिकारियों में से एक बताते हुए और ये कहते हुए कि उन्हें उनके पिता द्वारा भेजा गया था।
ड्रैगन किंग आर्चाडोस ने उदार व्यवहार की सराहना की। राजा एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने एक सवाल पूछा, क्योंकि उसने लड़के से एक उदासीन भावना की शक्ति को महसूस किया था। नू ने कहा कि प्राचीन काल से जीवित रहे ड्रैगन राजा से यही उम्मीद थी। फिर नू ने अपनी राक्षसी और पवित्र दोनों मूल शक्तियों को प्रकट किया। प्राचीन ड्रैगन राजा आर्चाडोस उत्सुकता से देख रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे उस तेज को फिर कभी देख पाएंगे। फिर उन्होंने अल्बर्ट को समझाने का आदेश दिया, उस छोटे लड़के को सब कुछ। नाइट कमांडर आगे बढ़ा और हाउस दास्कोर से किए गए अनुरोध को समझाने के लिए तैयार था। अल्बर्ट ने समझाया कि ड्रैगन जाति कई वर्षों से ओग्रेस के साथ युद्ध में थी, लेकिन हाल ही में सत्ता का संतुलन बदल गया था। उसने मानचित्र पर बने चिन्हों की ओर इशारा करते हुए कहा कि प्रत्येक चिन्ह ड्रैगन जाति की हार को दर्शाता है। उनकी हार रिकॉर्ड में दर्ज हो गई थी। राक्षसों ने एक रणनीतिकार को अपने दल में शामिल कर लिया था और इससे गतिरोध टूट गया था। नू ने पूछा कि क्या यही कारण था कि वे उसके परिवार को चाहते थे। युद्ध में मदद करो। एडेलबर्ट ने कहा कि बात इससे कहीं बढ़कर है। उसने नक्शे पर अपना खंजर गाड़ते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि वह इस लंबे और कड़वे युद्ध को समाप्त करे। यह सब उनके राजा लॉर्ड आर्चडोस के जीवन के अंत से पहले ही समाप्त हो गया। सुनहरे प्राचीन ड्रैगन राजा को घूरते हुए नोआ समझ गया कि इसका मतलब है कि आर्चाडोस के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह जानता था कि जब आर्चाडोस का जीवन समाप्त होगा तो एक नई शक्ति का जन्म होगा, आर्चाडोस का मूल तत्व। यही सबसे बड़ा कारण था कि नू ने इस मिशन को स्वीकार किया और यहां आया था, क्योंकि पिछले जन्म में यह शक्ति एसरैंग के अपराधी कवक के हाथों में चली गई थी, जिससे भारी तबाही हुई थी। इसलिए नोआ ने इसे स्वीकार कर लिया। बिना किसी संकोच के अनुरोध किया गया। लॉर्ड अर्काडोस ने अपना आभार व्यक्त किया और कहा कि भुगतान के रूप में उनके जाने के बाद नू को उनका शरीर मिल जाएगा। एडेलबर्ट ने आगे कहा कि जब तक मिशन के लिए आवश्यक होगा वो मदद करने में संकोच नहीं करेगा। एडेलबर्ट ने फिर एक और बात की ओर इशारा किया। उसने यह अफवाह सुनी थी कि राक्षसों ने 8 खजाने वाला गोला प्राप्त हुआ। यह सुनकर नू तुरंत चुप हो गया, क्योंकि 8 खजाने वाला गोला एक जादुई उपकरण था जो सीधे किसी राष्ट्र से जुड़ा हुआ था। सैन्य शक्ति के कारण यह एक गंभीर समस्या बन गई थी। नू ने तुरंत कहा कि वह भी अपनी तरफ से इसकी जांच करवाएगा। उसे पता था कि अगर वह ईव से पूछेगा तो शायद वह कुछ जानकारी जुटा पाए। बाद में नू को शहर की सड़कों पर घूमते हुए देखा गया। वह सोच रहा था कि ओग्रेस और ड्रैगनकिन के बीच युद्ध संभवतः एक बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगा। विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष। वह जानता था कि अकेले वो कितना संभाल सकता है, इसकी एक सीमा है। लेकिन अचानक वह मुस्कुराया, ये सोचकर कि उसने उस स्थिति का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। इतनी सुबह सुबह कोई व्यक्ति वो शहर के बीचों बीच खड़ी एक विशाल मूर्ति की ओर बढ़ा, जिसके सामने एक लड़की प्रार्थना कर रही थी। नू ने सोचा कि उसने ऐसा नहीं किया था। उसे इतनी आसानी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। वो उसे अच्छी तरह जानता था। अपने पिछले जन्म में वह 9 तारा शक्तियों वाली एक संत थी, उपचार और अवरोधों की माहिर थी, और वह उसे जानता था। उसने कितनी बार उसकी जान बचाई थी, इसका हिसाब रखना मुश्किल हो गया था। आक्रमणकारियों से लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। वो मन ही मन मुस्कुराया, ये सोचकर कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे उससे मिलने का मौका मिलेगा। फिर से उसने तुरंत उसकी निगाहों को भांप लिया और पूछा कि वह एक अजनबी को क्यों घूर रहा है। फिर तीखे स्वर में कहा कि उसका अगला प्रदर्शन अभी कुछ समय बाद है। नोआ हैरान रह गया और उसने तुरंत पूछा कि क्या वो उसका गाना सुनने नहीं आया था। नोआ ने माफी मांगी और अजनबी होने का नाटक करते हुए उसका नाम पूछा। अपना वाद्य यंत्र उठाते हुए उसने उसे बताया कि वह लिलियाना है, एक घुमंतु कवियत्री। नू हैरान रह गया और उसने तुरंत अपनी मूल्यांकन क्षमता का इस्तेमाल किया। वह सही थी, वह एक कवियत्री थी। उसने सोचा कि वह अभी तक अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसकी क्षमता काफी अच्छी थी। गंभीर भाव से नोआ ने उससे मदद मांगी और उसे ड्रैगन राजा और राक्षसों के बीच हुए युद्ध के बारे में सब कुछ बताया। उसने तुरंत इनकार कर दिया, और जब नू ने कारण पूछा तो उसने कहा कि उसे उससे एक राक्षसी शक्ति आती हुई महसूस हो रही है। नू तुरंत समझ गया। उसने अपना ध्यान उसके हाथ पर केंद्रित किया और अपनी पवित्र शक्ति प्रकट की, और वह तुरंत समझ गई कि उसकी पवित्र शक्ति किसी और चीज के साथ मिश्रित है। वो समझ गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी। मदद करने के लिए सहमत होते हुए
उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने उससे कहा कि वह उसके लिए किसी को ढूंढ ले क्योंकि वो किसी के साथ एक रोमांटिक रात बिताना चाहती थी। नोआ तुरंत तैयार हो गया। हैरान होकर उसने आगे कहा कि यदि संभव हो तो वह एक मजबूत और सज्जन पुरुष को पसंद करेगी और शैतानी शक्ति रखने वाले किसी भी व्यक्ति को वह बिल्कुल अस्वीकार कर देगी। नू उसने मन ही मन सोचा कि वह सचमुच बिल्कुल नहीं बदली है। उसका मन ड्रैगन नाइट कमांडर एडेलबर्ट की ओर चला गया, ये सोचते हुए कि शायद उसके जैसा कोई उसे संतुष्ट कर सके। उसने उससे फिर पूछा और नोआ मान गया। उन्होंने हाथ मिलाया और नोआ ने अपना परिचय भी दिया। बाद में दोनों को शहर के पीछे एक पहाड़ की ओर जाते देखा गया। लिलियाना ने पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहां मौजूद थे। नू ने उसे बताया कि उनकी सेनाएं आने वाले युद्ध की तैयारी कर रही हैं। हालांकि वह मन ही मन जानता था कि उसके पूर्व साथियों में से एक ने एक जादुई उपकरण को वहीं निष्क्रिय अवस्था में छोड़ दिया था। पहाड़ उसने तुरंत एक गुफा देखी जिसका प्रवेश द्वार बड़ी चट्टानों से बंद था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पवित्र शक्ति का संचार किया और उसके माध्यम से वह गुफा के सामने खड़ी जादुई बाधा को देखकर उसने अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से उस जादुई बाधा को काट डाला। गुफा का प्रवेश द्वार अब साफ हो गया था। वे अंदर जाने की तैयारी करने लगे। लिलियाना ने चेतावनी दी कि यह खतरे का संकेत हो सकता है और दरवाजे पर कोई बेहद खतरनाक व्यक्ति मौजूद हो सकता है। नू मैंने उससे पूछा कि क्या उसे डर लग रहा है। लिलियाना मुस्कुराई और तुरंत इनकार कर दिया। दोनों साथ में अंदर चले गए।